हेलो, क्या हालचाल बंधु। तो भैया, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन का ऑलमोस्ट 80% पोर्शन कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। और उसी के साथ साथ हम इसमें कवर करने वाले हैं मेरे भाई वेक्टर। क्लियर है। और जो पिछला लेक्चर, सॉरी थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, ठीक है, वो लेक्चर आ नहीं पाया था। तो इसलिए जो है ये लेक्चर अब मैं आपको भिजवा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा बीच में एक लेक्चर का गैप आया है, ठीक है, इसको मैं किसी संडे को या किसी दिन उसको आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। बस जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आप वैसे वैसे उसको फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। ऑल दो मैं ये चाहता हूं आप सारे बच्चे जितने भी हैं, मुझे पता है काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो इस 11 जेई के रीस्टार्ट सीरीज को एज ए रिवीजन की तरह देख रहे हैं, तो उनका रिवीजन बहुत धांसू लेवल का होने वाला है। और मुझे ये बात भी पता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपके जो है आपके बैकलॉग बन गए हैं, वो भी आपके यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर्स भी आपके बैकलॉग खत्म हो जाएंगे। और कोई बच्चा ऐसा है जिसके मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो मेजोरिटी चैप्टर्स बैकलॉग बन के बैठा हुआ है, तो वो भी बढ़िया तरीके से यहाँ से कवर कर सकता है, ठीक है। उसको इतना तो डेफिनेटली हो जाएगा कि 12th में उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और 11th की सारी बेसिक फंडामेंटल चीजें, सारी थ्योरी बेसिक फंडामेंटल चीजें उसकी रिवाइज हो जाएंगी, या बेसिक फंडामेंटल चीजें उसकी तैयार हो जाएंगी। क्लियर है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, समय थोड़ा सा कम है अपने पास, ठीक। तो सर इसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था वो यूनिट एंड डायमेंशन की 80% चीजें देख ली थी। अब उसमें दो तीन चीजें और बाकी हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। एक है आपका यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, और एक है तुम्हारा जो है किस प्रकार से फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। तो आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। आइए, फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला डेरिवेशन। देख, सवाल इसमें मार्केट में कम से कम 100 सवाल तुझे मिलेंगे, एचसीबी में कम से कम 20-30 सवाल मिलेंगे, एसकेसी पीडीएफ में भी आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तू एक सवाल से इसे समझ ले, ठीक है, एक सवाल से समझ ले बढ़िया तरीके से। फिर मैं आपको 2-3 सवाल यहाँ करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस में विद सॉल्यूशन अटैच कर दूंगा। आप एक सवाल से उसको डेफिनेटली समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन ये रखा, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि सपोज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ठीक है भाई साहब, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ब्लॉक, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्टेन द फॉर्मूला। ऐसे सवालों में सबसे पहले याद रखिएगा, हमें ऐसे सवालों में थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, हमें फिजिक्स से भी कोई मतलब नहीं है। क्या होता है सिंपल पेंडुलम, क्या होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है जो है टाइम पीरियड, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं एचएचएम में। अभी तो आपको केवल ये चेक करना है कि जो ये इन्होंने गिवन फॉर्मूला, जो भी इन्होंने गिवन थ्योरी दे रखी है, उससे काम काम की बातें निकालनी है। थ्योरी को समझने की कोशिश नहीं करनी है आपको। जैसे सवाल में अगर मैं आपसे बोलूं, ये भाई साहब करेंगे टाइम पीरियड है, बोले ठीक है सर टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या कर रहा है, बोले टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, बोले भैया टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बोले डिपेंड कर रहा है मास पर, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, और ये डिपेंड कर रहा है जी पर। अब डिपेंड करने का मतलब दो तीन मतलब है। पहला मतलब, बोले सर ये डिपेंड तो कर रहा है लेकिन इसकी पावर क्या है। पहला मतलब ये, तो पावर हमको नहीं पता, तो मान लो पावर मैंने मान ली एक्स वाई जेड। पहला मतलब तो ये हो गया है। दूसरा मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि सर आपने तीनों को गुणा ही क्यों किया। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एम प्लस एल, ठीक है, मतलब प्लस या समथिंग और कॉम्बिनेशन भी हो सकता था। तो और कॉम्बिनेशन अगर होगा तो वो हम इस मेथड से हम लोग उस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएंगे। ये इसका एक लिमिटेशन भी है कि इस मेथड में हम केवल वही फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं जिनमें फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है सर, ओके। इसका मतलब ये इन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाऊंगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा के, दैट मींस एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और जी की पावर जेड। अब यहाँ का इसका एक और यहाँ पर लिमिटेशन आ गया कि जो के है, के आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसमें दो दो लिमिटेशन है। पहली बार तो इस प्रकार के जो भी फॉर्मूले आपके सामने रहेंगे वो अपन तभी डिराइव कर सकते हैं, इसने बोला ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ये तो अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखते हैं। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे बाद में तो हम देखेंगे भाई एक मीन पोजीशन होती है, फिर पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे,
ये थीटा रोटेट करेंगे, फिर हम लोग टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क निकाल के जो है टॉर्क बराबर माइनस के थीटा का फॉर्म का आएगा। फिर वहां से वो प्रॉपर फिजिक्स का तरीका हो गया, वो तो अपन तभी पढ़ेंगे जब एसएचएम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम तो थ्योरी फॉलो करेंगे। उसने बोला टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी पावर एक्स बाई जेड मैंने मान ली, क्योंकि हमको पावर नहीं पता, पावर 1 2 3 भी हो सकती है, 1 1 1 भी हो सकती है, तो मैंने जैसे बोला वैसे कर दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया के। यहाँ दो लिमिटेशन है आपके। पहला लिमिटेशन तो ये है कि सर ये तीनों गुणे में होने चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला डिराइव होगा। तो दैट मीन्स अगर फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा तो आपसे पूछेगा भी नहीं, इसलिए आपको इसका लोड भी नहीं लेना है, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा जो के है, के आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर ये डायमेंशन वाला हुआ तो सवाल आपसे पूछेगा भी नहीं। जैसे एफ बराबर जी m1m2/r², ये आप डायमेंशनली डिराइव नहीं कर पाओगे। अरे बात समझ में, तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं, आपसे उसने ये पूछा। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या करना है, LHS बराबर RHS करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला सही है। तो सर LHS में क्या हो गया, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो k क्या है, k डायमेंशनलेस है, ये m की पावर x आ गया। l क्या है, m क्या है, मास है, l क्या है, l तुम्हारा लेंथ है, तो लेंथ की पावर y, और g क्या है तुम्हारा LT-2 है, इसकी पावर z। मैंने कहा ठीक है। अब पहला काम ये कर लो, दूसरा काम इसके बाद क्या करो, सबको बटोर लो, m की पावर अलग, l की पावर अलग और t की पावर अलग। तो अगर मैं बटोरूं तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 बराबर m की पावर x, l की पावर y प्लस z और t की पावर -2z। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू निकल के आ गई तुम्हारी 0, यहां से y प्लस z तुम्हारा आ गया 0, हाँ, और -2z तुम्हारा आ गया 1। तो -2z की वैल्यू 1 आ गई, तो z की वैल्यू तुम्हारी -12 हो चुकी है, x की वैल्यू तुम्हारी 0 हो चुकी है, और यहां से x प्लस z, सॉरी y प्लस z की वैल्यू तुम्हारी 0 हो चुकी है। तो z की वैल्यू जैसे ही -12 पुट करूंगा तो y -12 बराबर 0, सॉल्व किया तो y की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, हाफ आ गई। जैसे मैं y की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो t बराबर निकल के आ गया k। ध्यान से समझो, m की पावर x की वैल्यू 0 आ गई है, l की पावर y, इसकी पावर हाफ आ गई है, और g की पावर तुम्हारा -12 आ गई है। दैट मीन्स t बराबर k, सर √LYG तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर है? ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, और ये आपको बेसिक फंडामेंटल तरीका है, और ये तरीका आपको आना चाहिए। ये तरीका मेरे भाई आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक सवाल दिखाया, अब समझना मेरी बात। अब मैं आपको सवालों में बस यहीं तक पहुंचाऊंगा, इसके बाद का काम आपको खुद करना है। इसके बाद आपकी 3 इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और देखो भाई साहब आगे, जैसे अभी तो एक क्वेश्चन हुआ था, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे तुम्हारे सामने ये रहा, ध्यान से देखो क्या बोला इसने बोला गैस बबल ऑसिलेट विद टाइम पीरियड टी। ठीक है, टी प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। डेंसिटी, ठीक है भैया, डेंसिटी एंड एनर्जी। ठीक है भैया, एनर्जी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द यूनिट यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। तो पावर मान लो x बाई z। आ रही बात समझ में? क्लियर है? x बाई z। अब इसमें इस बात का टेंशन मत लेना कि गैस बबल क्या है, ये भाड़ में क्या है, आपको बस यहीं से खेलना है। मतलब बोले भैया यहीं से मतलब ये है कि सर यहां लिख सकते हो उसको m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 बराबर, इसको हटाओगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा, भाड़ में गया। प्रेशर क्या होता है? सब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज फोर्स, दिस इज एरिया की पावर x। डेंसिटी क्या होता है? सब मास अपॉन वॉल्यूम की पावर y। और एनर्जी क्या होता है? सर ml² t की पावर -2 की पावर z। अब वही काम आपको यहां पे करना है, फिर से जो काम यहां पे मैंने अभी समझाया है। पावर x, पावर y, पावर z, इस तरफ लो और इस तरफ लो, कंपेयर करो, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद जो है मैंने यहां पर ये पूरा आपको अटैच कर दिया है। ठीक है, अगर आप उसके बाद अपने आंसर यहां से मैच करा सकते हैं, यहां से सॉल्व करके आंसर भी आप निकाल सकते हैं। अभी आप फंडामेंटली समझिए कंसेप्ट को कैसे करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल और रहा, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बात पर। इस क्वेश्चन में इसने ऐसा बोला है, व्हेन द सॉलिड स्फीयर मूव थ्रू द लिक्विड अपोज द मोशन विद द फोर्स F। ठीक है, मतलब सॉलिड मूव कर रहा है, उस पर फोर्स F लग रहा है। ठीक है, ओके, कहानी पे नहीं जाना है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ F डिपेंड्स ऑन, हमारे काम की लाइन ये है कि जो फोर्स है वो डिपेंड्स कर रहा है किस पर? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर। ठीक है भाई साहब, ओके। और किस पर? रेडियस r पर। ठीक है भाई साहब, रेडियस r पर, ओके। और स्फीयर p पर, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। एज्यूम f इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट पावर ऑफ दिस क्वांटिटी, गैस द फॉर्मूला। कह रहा है भैया फॉर्मूला बता दो, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। अब आपका होमवर्क है, f लिखिएगा, ईटा लिखिएगा, r लिखिएगा और v लिखिएगा, और दोनों को सॉल्व करके x बाई z की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है,
अब ईटा अगर किसी को नहीं पता कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो एफ बराबर क्या होता है, 6 पाई आर ईटा बी। एक फॉर्मूला ये होता है बेसिकली, यहां से साफ साफ दिख रहा है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यू 111 आ गई। देख एफ बराबर 6 पाई आर ईटा बी, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ ही आ गया एक तरह से, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट 111 आ गई, तो इस सवाल को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर, अब जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक, आओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला इसने, क्या बोला इसने, इसने बोला सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड ए प्लेनेट, इट्स ऑर्बिटिंग वेलोसिटी, ठीक है, v डिपेंड्स ऑन r, ठीक है भाई साहब, रेडियस, मास, ठीक है भाई साहब, और g, ठीक है, इसकी पावर x y z, ठीक है। अब यहां पर वेलोसिटी को लिख दिया एल टी माइनस वन बराबर आर की जगह एल की पावर एक्स, एम की जगह एम की पावर वाई, और जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, एफ बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अगर आप भूल गए हो तो एफ बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ठीक। तो इसका मतलब यहां वैल्यू पुट करिएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क। अपना आंसर मैच कराने के लिए मैंने ये पीपीटी लगा दी है पूरी की पूरी, यहां पे फाइनल आंसर यहां पे दे रखा है, पूरा सॉल्व करके भी मैंने यहां पे लगा दिया है। क्लियर है, ये आपका होमवर्क है और ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने यहां पे लगा दिया है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने लगा दिया है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। खैर अब तो सॉल्व कर ही दिया मैंने ये वाला क्वेश्चन, 6 पाई आर ईटा बी जो आया था, एबीसी तुम्हारे जो है, अभी वाला जो स्फेयर वाला सवाल था उसका आंसर क्या आ गया था, एबीसी आ गया था। अब इसी पर कुछ सवाल हमारे एचसीबी में भी दे रखे हैं भैया, कुछ सवाल हमारे एचसीबी में भी दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन और है, जैसे ये रहा सवाल, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये फोर्स कह दिया ए की पावर ए, बी की पावर बी, डी की पावर सी, उन्हें सारी बातें दे दी, तो क्या लिखोगे, एफ की जगह क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस टू बराबर ए क्या है, एरिया, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर की पावर ए, ठीक है। बी क्या है, यहाँ पर चेक करो, बी इज द वेलोसिटी, एल टी माइनस वन की पावर बी, और डी क्या है मेरे भाई, डी इज द डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम की पावर सी। अब इसके बाद आप इसको एल एच एस आर एच एस को बटोर के कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपके वहां पे भी मिलेंगे आपको एचसीबी में, ठीक। कुछ क्वेश्चन एचसीबी वाले में आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ये एचसीबी का क्वेश्चन है। इसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, बिटवीन द नोड, नोड क्या होता है, भाड़ में जाए, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, हमें इतना पता है। टेंशन एफ पे डिपेंड कर रहा है, ओके। एंड द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एम, यहां एम मास नहीं है, एम इज नॉट द मास, एम इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो इसको एम की बजाय क्यों ना हम म्यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये डिपेंड कर रहा है इस पे। तो कैसे करेंगे इसको, सर इसकी पावर एक्स मान लो, इसकी पावर वाई मान लो, इसकी पावर जेड मान लो। तब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टी, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1 इक्वल टू एल की पावर एक्स, फोर्स क्या होगा, एम एल टी माइनस टू की पावर वाई, और म्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ की पावर जेड। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 बराबर m की पावर y प्लस जेड, l की पावर x प्लस वाई माइनस जेड, और t की पावर -2y, ठीक है। ठीक है सर, अब कंपेयर करो, तीन इक्वेशन बननी, देखो y प्लस जेड बराबर क्या आ गया तुम्हारा 0 आ गया, यहां से x प्लस वाई माइनस जेड तुम्हारा क्या आ गया 0 आ गया, और वहां से -2y तुम्हारा क्या आ गया -1 आ गया। जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई हाफ, y की वैल्यू हाफ आ गई तो z की वैल्यू आ गई -हाफ, ठीक है। और z की वैल्यू देख, y की वैल्यू हाफ, z की वैल्यू माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब आपको जो फॉर्मूला मिला यहां से, हमको फॉर्मूला मिल गया कि सब फ्रीक्वेंसी जो भी होगी दैट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, सर l की पावर 0, x 0 आ गया, f की पावर क्या है y, f की पावर हाफ, और सर म्यू की पावर तुम्हारी आ गई -हाफ। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई k अंडर रूट सर f अपॉन म्यू, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ गई है, अंडर रूट t अपॉन म्यू। तो बाद में पढ़ते हैं ये अंडर रूट t अपॉन म्यू आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया बेटा, इसके बाद के क्वेश्चंस और हैं आपके ऐसे ही सेम सवाल, मैं इसको हिंट देके छोड़ रहा हूं, ये आपका होमवर्क है एचसीबी क्वेश्चन नंबर 15। एनर्जी इसने बोला E इज प्रोपोर्शनल टू द सर्टेन पावर ऑफ मास m की पावर x, स्पीड c की पावर y, ठीक है, खत्म। यही है क्या, E बराबर mc स्क्वायर,
सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू यहाँ e बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला याद होगा ना, वही फॉर्मूला डिराइव कर रहा है। LHS RHS बराबर कर दीजिएगा, x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ये सवाल। जेई मेंस वालों ने भी इस पे पूछा है, जैसे जेई मेंस का एक क्वेश्चन ये रहा, इसने बोल दिया स्पीड ऑफ द वेव प्रोड्यूस गिवन बाय दिस। ठीक, अब उसने बोल दिया एबीसी की वैल्यू बताओ, तो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी LT माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेव लेंथ, वेव लेंथ को लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ की पावर a। ठीक है, जी क्या होगा, LT माइनस 2 की पावर बी, बी 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 बी, और रो क्या है, रो क्या है, रो है तुम्हारी डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम की पावर c। इसका मतलब m की पावर 0 LT माइनस 1 बराबर m की पावर c, ठीक है, l की पावर a प्लस b माइनस 3c और t की पावर मेरे भाई माइनस 2b। जैसे आप कंपेयर करोगे c तो 0 आ गया, इसने पूछा ABC, तो c हाफ गलत, c तुम्हारा 0 0 0, c 0 आ गया। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू हाफ जा रही है, तो b की वैल्यू -1 गलत हो गया। ठीक है, वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये हाफ जा रही है, चौथा ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद फिर हमारे आते हैं कुछ अगले प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये 2023 है, इस एक सेम सवाल आपको फिर मिला था देखने के लिए, नाउ दिस इज योर होमवर्क, सेम पैटर्न पर। ठीक है, जेएमएस का क्वेश्चन मिला था, सेम पैटर्न पर आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया है, एक सवाल और है आपको। ठीक है, उसी प्रोफाइल का HCV का। अब इसमें जे एडवांस के क्वेश्चन देख लेते हैं, जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसने क्या बोला है, इसने बोला टू फाइंड द डिस्टेंस d ओवर द सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन foggy कंडीशन, रेलवे इंजीनियर यूज द डायमेंशन एनालिसिस एंड दैट द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मास रेंज। इसने ऐसा बोला कि भाई कोहरा है और ट्रेन चल रही है, और कोहरे में उसने डायमेंशन एनालिसिस लगाया। बड़ी बेतुकी सी बातें चल रही हैं, फर्जी बातें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, लगाने दे उसको, थ्योरी में पढ़ना ही नहीं है अपन को। तो उसने बोला डिस्टेंस डिपेंड्स, तो इसका मतलब डिस्टेंस को कह दो भाई साहब, सर डिस्टेंस डी है, सर डिपेंड्स कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सब मास डेंसिटी, मतलब डेंसिटी की पावर एक्स, और किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को आई मान लो, इंटेंसिटी की पावर पाई। ठीक है, वो एस कह रहा है, ठीक है, एस कह रहा है, तो ठीक है भैया एस लिखते हैं, एस की पावर पाई। ठीक है, अब उसने क्या बोल दिया, एन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की पावर सेट। अब इसने बोला कि बताओ डी इज प्रोपोर्शनल टू एस की पावर 1/n, देन वैल्यू ऑफ एन। उसने तुमसे वाई पूछ लिया, वाई नहीं 1/y पूछ लिया। एस की पावर हमने वाई मानी है, ये एस की पावर 1/n कह रहा है, तो हमने वाई मानी है, ये आपसे 1/n कह रहा है, तो उसने पूछ लिया कि फाइंड एन, तो इसका मतलब सवाल है तुम्हारा फाइंड वाई, क्योंकि अगर आपने वाई निकाल लिया तो उसका उल्टा कर दोगे तो एन आ जाएगा, खत्म कहानी। कैसे करेंगे सवाल को, सर देखो डिस्टेंस क्या है, लेंथ बराबर, इसको हटाओ सर, ये क्या है सर, मास अपॉन वॉल्यूम की पावर एक्स। एस क्या है सर, ऐसे पावर अपॉन एरिया, पावर क्या होता है सर, एनर्जी अपॉन टाइम, एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर की पावर वाई इंटू फ्रीक्वेंसी क्या, टी की पावर -1 की पावर सेट। अब इसके बाद का काम बेटा आपका है, ये मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, पावर एक्स, पावर वाई, पावर जेड, एम की पावर समथिंग, एल की पावर समथिंग और टी की पावर समथिंग रखिएगा, एल एच एस को कंपेयर कीजिएगा। जैसे आप कंपेयर करेंगे फिर आप आंसर निकाल लीजिएगा। इसका जो वाई का वैल्यू आता है शायद 1/3 आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, एडवांस का क्वेश्चन है, खुद से कीजिएगा। ठीक है, एडवांस के कुछ क्वेश्चन इसमें काफी आसान पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल ही पूछे गए, जैसे आपसे एक बार पूछ लिया उसने ई और बी का रिलेशन। जब आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है ई बराबर BC, जहां C होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका मतलब यहां से आप सीधा बोल सकते हो ई बराबर BC। सर ये C होना चाहिए, तो LT तो नहीं होता है सर, LT ये भी नहीं होता है सर, LT -1 ये तुम्हारा स्पीड हो गया है, इसका मतलब C ऑप्शन तेरा सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। ठीक है भैया, ओके। चलो एक सवाल आपका ऐसा भी पूछा गया था, ठीक है, जे एडवांस 2019 का, चेक कर लीजिएगा। इसने बोला कंसिडर ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन द मास एंड द एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। मतलब ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मास डायमेंशनलेस है, मतलब मास की वैल्यू 1 रखनी है, और एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशनलेस है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MBR, इसको भी 1 रखना है, इसको भी 1 रखना है। डायमेंशन मतलब डायमेंशन नहीं है इसकी। ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर ऐसा होगा तो कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से देखिएगा। सर ये क्या है m, सर वेलोसिटी होता है LT -1, ये हो गया L बराबर 1, मास तो वैसे ही 1 है, तो इसका मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं L स्क्वायर बराबर T, L स्क्वायर बराबर T।
अगर ठीक है, अब इसने एक एक करके ऑप्शन पूछ लिया। इसने बोला डायमेंशन ऑफ फोर्स बताओ क्या होगा। तो फोर्स क्या होता है सर, एम एल टी माइनस टू होता है। तो एम तो हो गया तुम्हारा वन। अब आंसर उसको एल के टर्म में चाहिए, एल को एल रहने दो। अब टी के पावर माइनस टू क्या होगा सर, यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि सर टी किसका है सर, टी एल स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से टी की पावर माइनस टू किसके बराबर हो जाएगा, एल की पावर माइनस फोर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, एल की पावर माइनस फोर। तो एल इंटू एल की पावर माइनस फोर इज एल की पावर माइनस थ्री। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। डायमेंशन ऑफ एनर्जी उसने पूछ ली, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम तुम्हारा वन हो गया, एल स्क्वायर हो गया, टी की पावर माइनस टू, एल की पावर माइनस फोर हो गया। ये तुम्हारा निकल का आ गया एल की पावर माइनस टू, ये भी सही हो गया। डायमेंशन ऑफ पावर इज, उसी प्रकार से आप पावर निकाल लीजिएगा। पावर में क्या होगा सर, एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। तो एनर्जी कितना आ रहा है, एल की पावर माइनस टू अपॉन टाइम आ गया। टाइम किसके बराबर है, एल स्क्वायर के। तो एल स्क्वायर सॉरी एल की पावर माइनस टू, टी किसके बराबर है, एल स्क्वायर के। तो एल की पावर माइनस फाइव तुम्हारा नहीं जा रहा है। डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। एम एल टी माइनस वन, मास को वो वन कह रहा है, एल अपॉन टी, एल के टर्म में आंसर चाहिए। टी किसके बराबर है मेरे भाई, टी है एल स्क्वायर के बराबर। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया वन अपॉन एल, ये ऑप्शन भी तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है यूनिट कन्वर्सन। इस पे भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। ठीक, जैसे कि उसने ऐसे बोला कि भाई, जैसे उसने ऐसे पूछा कि भाई, इससे पहले एक छोटा सा सवाल करते हैं कि एक बेसिक सा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक, तो जो न्यूटन होता है ये तुम्हारा एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट है, और जो डाइन है वो सीजीएस में है। ठीक, तो आपसे बोलेगा भैया एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब देख भाई, मैं सीधी बात बोलूंगा, सीधा लिखो, एक न्यूटन बराबर, सर न्यूटन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एमएलटी माइनस टू। तो अगर आपको एसआई सिस्टम में 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मास कितना होता है 1 यूनिट का, 1 केजी। तो इसका मतलब 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू होती है। मैंने कहा ठीक है, तो दैट मीन्स मैं अब यहां से आपसे पूछूं, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 1 न्यूटन की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई है, तो सीजीएस में कैसे लिखेंगे। मैंने कहा उसको यहीं को यहीं कन्वर्ट कर दे। सर केजी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 ग्राम, इंटू मीटर की जगह क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर, बटे सेकंड की जगह क्या लिखोगे, सेकंड ही रखोगे। तो ये कितना निकल के आ गया, 10 टू की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोल देते हैं डाइन, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइन। तो उसी प्रकार से एक न्यूटन की जो वैल्यू होती है 10 टू की पावर 5 डाइन के बराबर होती है। डाइन इज द व्हाट इज डाइन, इट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर। जैसे सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। मीटर तुम्हारा हो गया एसआई सिस्टम में या एमके सिस्टम में, तो सेंटीमीटर तुम्हारा किसमें हो गया, सेंटीमीटर किसमें होगा, सीजीएस में। उसी प्रकार से फोर्स की यूनिट एक होती है न्यूटन एसआई सिस्टम में, और एक होती है डायन। ये इनका कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। जैसे आप 1 न्यूटन बराबर 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर याद करके रखते हो। उसी प्रकार से एक सवाल आता है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम। सर 1 जूल क्या है, मैंने कहा 1 जूल होता है तुम्हारा एनर्जी की यूनिट। सर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने कहा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई अगर आपसे पूछे कि इसका 1 यूनिट 1 जूल को कन्वर्ट करो, दैट मींस 1 जूल किसके बराबर है, सर 1 जूल बराबर होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के। 1 जूल इसके बराबर होता है। तो आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो आप यहीं का यहीं कन्वर्ट कर दो। केजी की जगह लिख दोगे 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई मीटर की जगह लिख दोगे 100 सेंटीमीटर, बटे नीचे आ गया सेकंड का स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 10 टू की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बोल देते हैं 10 टू की पावर 7 अर्ग। ये जो स्टेटमेंट आया ये आपका अर्ग कहलाता है। इट इज द एसआई सिस्टम ऑफ इसे सीजीएस सिस्टम ऑफ एनर्जी। ये सीजीएस सिस्टम ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कहलाई जाती है, इसको बोलते हैं अर्ग। ठीक, चलो अब इसी पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दिए जाते हैं, ध्यान से देखना। क्या इसने बोला क्या बोला कि इन ए गिवन सिस्टम 1 यूनिट ऑफ मास इतना, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इतना, 1 यूनिट टाइम इतना है। देन इन दिस सिस्टम फाइंड 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब समझिए,
ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जैसे हमारी जो दुनिया है, हमारी दुनिया में एक यूनिट ऑफ मास होता है 1 kg MKS ऐसा सिस्टम में। ठीक, हमारी दुनिया में एक यूनिट ऑफ लेंथ होता है 1 मीटर, एक यूनिट ऑफ टाइम होता है 1 सेकेंड। इन्होंने बोला इनकी दुनिया ऐसी है कि इनकी दुनिया में 1 यूनिट ऑफ मास कितना है 2 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितना है 5 मीटर, और 1 यूनिट टाइम कितना है 5 सेकेंड। तब इन्होंने कहा इनका 1 यूनिट ऑफ फोर्स बताओ कितना होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। 1 यूनिट ऑफ फोर्स बराबर, जब भी कभी ऐसे सवाल आए, मान लो उसकी वैल्यू 1 एन डैश कह रहा हूं मैं, 1 एन डैश, एन नहीं 1 न्यूटन तो हमारा हो गया, इनका जो 1 यूनिट है। ठीक है, ओके सर कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मैंने कहा फोर्स के बारे में बात कर रहा है तो पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया। डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया mlt-2। ठीक है, m क्या है मास, एक यूनिट ऑफ मास किसके बराबर है 2 kg, तो यहां लिख दे 2 kg मल्टीप्लाई बाई लेंथ, लेंथ कितना है 5 मीटर, तो यहां लिख दे 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई टाइम की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड, यहां लिख दे 5 सेकेंड की पावर -2। सॉल्व करो, 10/25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही आप सॉल्व करोगे निकल के आ गया 2/5 न्यूटन, क्योंकि ये तेरा न्यूटन आ गया। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हमारी बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगर वो ऐसा बोले कि सर ये 1 एन डैश किसके बराबर आया है, मतलब 2/5 एन के बराबर आया है, वो आपसे ये पूछ ले नहीं हमें तो 1 न्यूटन की वैल्यू बताओ, न्यूटन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन डैश, तो इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 5/2 एन डैश। या वो आपसे पूछ ले व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन एन डैश इन टर्म्स ऑफ एन डैश, तो आप बोलोगे 5/2। इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारे सामने यहां पर पूछे जाते हैं। क्लियर है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और मैंने तुम्हारे सामने यहां दे रखा है, ध्यान से देखना। इसने बोला, मैंने डेटा चेंज कर दिया, 1 यूनिट ऑफ मास है 20 kg। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ मास है तुम्हारी 20 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ है 4 मीटर, 1 यूनिट ऑफ टाइम है 2 सेकेंड। अब इसने बोला 1 यूनिट ऑफ फोर्स बताओ इन दिस सिस्टम क्या होगा। तो आप कुछ मत करो, mlt-2 डायमेंशन फॉर्मूला है, मास की वैल्यू पुट कर दो, लेंथ की, और इसकी सॉल्व करके तुम्हारा ये आ गया। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है न्यूटन, इसका मतलब 1 एन डैश बराबर तुम्हारा आ गया 20 न्यूटन। खत्म कहानी। आपको लैंग्वेज से क्रैक करना है कि क्या गिवन है, क्या पूछा जा रहा है। अगला, अगर वो पूछे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूटन इन दिस सिस्टम, तो 20 एन बराबर 1 एन डैश, तो 1 एन बराबर कितना हो जाएगा 1 एन डैश बटे 20। इसका आंसर ही आंसर हो जाएगा। वो आपसे कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू 50 न्यूटन इन दिस सिस्टम, तो इसका मतलब 50 न्यूटन की वैल्यू जानना चाह रहा है, तो पहले तो 1 न्यूटन की वैल्यू बताओ। भाई यहां से समझ में आया कि 20 न्यूटन किसके बराबर है 1 एन डैश के बराबर है। इट इज सिंपल लाइक 20 रुपए $1 के बराबर हो गया, ऐसे कहानी चल रही है। ठीक, तो इसका मतलब एक न्यूटन किसके बराबर हो गया 1/20 एन डैश के बराबर हो गया। इसने बोला हमें तो 50 न्यूटन की वैल्यू बता दो कितनी होगी, तो 50 न्यूटन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 50/20 एन डैश के बराबर हो जाएगी। खत्म कहानी, 50/20 एन डैश खत्म, ये तेरा आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये इस क्वेश्चन की बेटा रफ कॉपी पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल तो इसे करने का एक और तरीका है, एक और तरीका है, वो तरीका है बोले N1U1 बराबर N2U2 वाला तरीका। ठीक, N1U1 बराबर N2U2 वाला तरीका, मैं उस तरीके से भी करा देता हूं इस क्वेश्चन को। कि सपोज मैं आपसे पूछूं थर्ड ऑप्शन में आपसे जानना चाहता हूं कि फाइंड, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 50 न्यूटन सॉल्यूशन। सर मेजरमेंट भले ही आपने चेंज किया हो, ठीक, तो सर N1U1 बराबर N2U2, इट इज सिंपल लाइक जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटी, अब 1 मीटर की रॉड है, तू चाहे सेंटीमीटर से मेजर कर, तू चाहे 1 मीटर से मेजर कर, भैया उसकी लेंथ तो उतनी रहेगी ना। ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट तो वही रहेगा। वो अलग बात है मैग्नीट्यूड बदल गया क्योंकि यूनिट चेंज हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है N1U1 बराबर N2U2। दैट मींस कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेता है कि N वर्सेस U का ग्राफ कैसा होगा, तो N इंटू U का प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा कांस्टेंट होता है, तो ग्राफ तेरा हाइपरबोलिक बन जाता है। तो N1U1 बराबर N2U2 का मतलब है कि सर ये हो गया हमारा सिस्टम, ये हो गया उनका सिस्टम। ठीक है सर जी, ओके। N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी मेरे भाई, इसने बोली है कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू 50 न्यूटन, तो N1 कितना हो गया 50। ठीक है सर। सर न्यूटन का मतलब हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आता यहां पर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर। N2 की वैल्यू आपसे जानना चाहता है। अब U2 क्या लिखेंगे सर, U2 हम लिखेंगे इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे सर, मास कितना है 20 kg,
मास। लेंथ कितनी है भाई साहब, 1 यूनिट लेंथ कितना है 4 मीटर, बटे टाइम कितना है मेरे भाई 2 सेकेंड का स्क्वायर। अब यहां से चेक करके देख, किलोग्राम किलोग्राम मीटर मीटर सब कैंसिल आउट हो गया। N2 बराबर निकल के आ जाएगा मेरे भाई 50 गुणे में 4 बटे 20 गुणे में 4 बराबर 50 बटे 20। तो तुम्हारा देखिए यही आंसर आ गया 50 बटे 20। क्लियर है। तो ये चीज होती है, इसी चीज को बुक्स में ऐसे भी दिया जाता है, इसी चीज को बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि N1 इंटू U1 हम लिख देंगे ML t की पावर -2 बराबर N2 इंटू ML t की पावर -2। फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वही चीज हो गई, वो तेरी वही चीज हो गई है। N1 U1 बराबर, किताबों में ऐसे लिखा रहता है। ठीक, अब वो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1 kg पुट कर देंगे और यहाँ भाई साहब कितना रख देंगे, 20 kg पुट कर देंगे। मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, खत्म कहानी। ठीक है, चलो इसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लगा दिए बेटा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस और मैंने लगा दिए, होमवर्क है, आप चाहो तो ट्राई कर लीजिएगा, विद सॉल्यूशन के साथ लगा दिए हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन लगा लेना बस बहुत है, इतने क्वेश्चन लगा लेना बस बहुत है। ठीक है, इसके बाद अब आपका आता है 12th की फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनना मेरी बात, 12th की फिजिकल क्वांटिटी का असली मजा तब आता है जब आप 12th की फिजिक्स पढ़ते हो। ठीक है, जब तक आप 12th की फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तब तक आपको बहुत दिक्कत आएगी, पहले ही क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी आप बस ये देख लीजिए कि किस प्रकार से मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो काम काम की है वो सब यहाँ पे डिराइव करवा रहा हूं। आप बस ये देख लीजिएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी को आप कितने अच्छे तरीके से जो है रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अभी के लिए फॉर्मूला आप डेफिनेटली भूलोगे, जब आप 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं, लेकिन जब 12th क्लास की फिजिक्स नहीं पढ़ते हो तो फॉर्मूला आपको याद नहीं रहते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप बस रफ कॉपी पे फॉर्मूला देख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे 12th क्लास की फिजिकल क्वांटिटी के मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है चार्ज। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। फॉर्मूला क्या होता है सर, आई बराबर होता है डेल्टा क्यू या क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा आई इंटू टी। दैट मीन चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा सर, आई का मतलब है एम्पेयर ए और टी का मतलब है टाइम। तो आप इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना है तुम्हें कि चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो 80 है, 80 है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं। ठीक है सर, ओके। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो एफ बराबर क्यू इंटू ई, जहां पर ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला आप 12th में पढ़ोगे। अब ये कैसे आया इस पे ध्यान मत दो, ये फॉर्मूला आया है, इसके बाद आप ई का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। सारे बच्चे निकालो, अभी बोलो कैसे करोगे। एफ के लिए क्या लिखोगे, MLT -2। चार्ज के लिए क्या लिखोगे, AT। क्या बन गया, MLT -3 इंटू ए की पावर -1। अरे बात, ऐसे आपको सीखना है, ऐसे आपको सीखना है। अच्छा, ओके। उसी प्रकार से एक होता है तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सब पोटेंशियल एनर्जी होती है MLT -2 और चार्ज क्या हो गया, चार्ज हो गया तुम्हारा AT। ठीक, अब यहां से निकल के आ गया, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप ओम्स लॉ में पढ़ते थे ना, V इक्वल टू IR, ये वही है ML स्क्वायर। ठीक है, T -3 इंटू ए की पावर -1। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा, चौथा तुम्हारा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल टू IR। ठीक, यहां पर जो V होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है और I क्या होता है, ये करंट होता है। तो आप यहां से R निकाल सकते हो, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर B अपॉन I हो जाएगा। अब B तो तुम्हारा ये रहा, पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, और करंट I की वैल्यू क्या हो गई, I तुम्हारा एम्पेयर हो गया। ये तुम्हारा चौथा सवाल। अभी रटना मत, रटना नहीं है इसको, बस ऐसी प्रैक्टिस करके छोड़ देना। ठीक, ओके। चौथे के बाद फिर आता है तुम्हारा पांचवा। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो या 10th क्लास में पढ़ा होगा, R बराबर रो L बाई ए। अब यहां आपसे पूछ लेगा रो का बता दो, रे होता है रेसिस्टिविटी, रो होता है तुम्हारा रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, R इंटू ए बाई एल। तो R का डायमेंशन फॉर्मूला तो ये रहा पूरा तामझाम, और एरिया मतलब L स्क्वायर अपॉन L, तो खत्म कहानी, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अरे बात सब, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। और आगे चलते हैं, इसके बाद और आगे चलते हैं। कितने हो गए मेरे भाई, ये
5 हो गए, 5 के बाद छठा एक होता है तुम्हारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया। तो अगर इसको मैं जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो जे का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, जे का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू एल की पावर -2, क्योंकि इसमें ए होता है तुम्हारा एरिया। सातवां एक फॉर्मूला आता है जे बराबर सिग्मा ई। जे तुम्हारा होता है करंट डेंसिटी, ई तुम्हारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। सिग्मा तुम्हारा होता है कंडक्टिविटी, जो 1/ρ के बराबर होता है। तो दिस इज योर होमवर्क, इस फॉर्मूले को वेरीफाई कीजिएगा। यहां पर करंट डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देना, ये वाला इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहां पुट कर देना। सिग्मा होता है 1/ρ, रो पीछे से निकाल लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका हूं मैं, यहां वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई करके देखना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये आना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद 8 के बाद 9th में एक होता है एप्सिलॉन नॉट। हम एक 12th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है Q1 Q2 बटे 4 पाई R स्क्वायर F। इसको इधर ले गया, इसको इधर लग गया। ये फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, स्क्रीन को पॉज करें, अभी ट्राई करें। कैसे करोगे आप यहां से, कैसे करोगे आप यहां से, आप सीधी बात बोलोगे सर Q क्या है 80, ये Q क्या है 80 बटे 4 पाई डायमेंशनलेस ये L स्क्वायर और ये MLT -2। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया मेरे भाई, ये तुम्हारा फोर्स आ गया, सॉरी फोर्स नहीं आया, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं F बराबर QBB, जहां पर B तुम्हारी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो B बराबर होगा F अपॉन Q इंटू बी, जहां पर फोर्स क्या हो गया MLT -2, सर म्यू Q क्या हो गया 80 और वेलोसिटी क्या हो गया LT -1। सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, एक और इसमें टर्म आता है जो आप मैग्नेटिज्म में पढ़ते हो, B बराबर μ0I/2R। ये एक फॉर्मूला होता है रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। तो इसको हम लोग ये जो है इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। वो आपसे μ0 का फॉर्मूला पूछ लेगा, डायमेंशन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अजीब सा नाम है, जब 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे 1 महीने तक तो अपने आप समझ में आ जाता है। तो सर ये कैसे निकालेंगे, मैंने कहा B इंटू 2R बटे I। सर B मेरे को याद नहीं है, यहां से उठा के यहां पटक सकते हो। सर R इज लेंथ और I इज एम्पियर, इसका मतलब ये भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है। उसके बाद एक तुम्हारा आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CB, जहां C होता है कैपेसिटेंस, B होता है पोटेंशियल। तो C बराबर हो गया Q अपॉन B। तो B क्या है यहां पर पोटेंशियल, आप निकालिए चाहे मत निकालिए। Q हो गया तुम्हारा 80, पोटेंशियल मैंने थोड़ी देर पहले निकलवा दिया, वैल्यू पुट करोगे C का तुम्हारा डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर है। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, इनका असली मजा तभी आता है जब आप यहाँ पर, इनका असली मजा तभी आता है जब आप यहाँ पर जो है 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ लेते हो। कैपेसिटर है, आप 10 दिनों तक कैपेसिटर पढ़ते हो तो Q बराबर CB 10 दिनों तक लगाते हो, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल आप पढ़ते हो कम से कम 15 दिनों तक पढ़ते हो पोटेंशियल को। ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कंडक्टर का पोटेंशियल, जो है होलो स्फीयर का पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल, वायर की पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी बार पढ़ते हो ऑटोमेटिक तब याद हो जाता है जैसे आपको फोर्स से याद है। लेकिन इतनी फिजिकल क्वांटिटी पे आप यहाँ पर पेन जरूर चला जाइए। अगर आपने पेन चला लिया तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग मैथ वेक्टर में सारा पार्ट मैंने आपको कवर कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जिसका नाम है वेक्टर, सॉरी यूनिट एंड डायमेंशन सारा कवर कर दिया है। ठीक है, चलो चलिए भैया चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये तुम्हारा वेक्टर जो चैप्टर है ये तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, बेसिकली मैथ्स का पार्ट है। 12th क्लास की मैथमेटिक्स में इसको डिटेल में जाके पढ़ते हैं। तो इसलिए यहां पर मैं आप सभी लोगों से बात बोलूंगा, ठीक है, कि हमें केवल उतना ही वेक्टर पढ़ना है जितना हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। अरे बात समझ में। वैसे वेक्टर डिटेल में तो कितना चाहे तुम 10 दिन तक पढ़ लो, 20 दिन तक पढ़ लो, 1 महीने तक पढ़ लो, ठीक है, लेकिन अपन को केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारा फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। तो बस फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होगा, क्या चीज इस्तेमाल होगा, इस चीज के लिए आप ध्यान से जो है मेरी बातों को यहां पर ध्यान से सुनिएगा। बोले सर क्या होता है वेक्टर।
मैंने कहा ठीक है भाई साहब, शुरू करते हैं भाई साहब इसके बाद की कहानी। बोले सर बेसिकली क्योंकि हमको क्या पढ़नी है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है। अब फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनका जो रिजल्टेंट होता है, इफेक्टिव वैल्यू होती है, वो उनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आज से बोला भाई साहब एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आगे लगाया मैंने 10 न्यूटन का फोर्स, पीछे लगाया मैंने 2 न्यूटन का फोर्स, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एफ नेट तुम्हारा हो जाएगा 10 - 2 = 8। मैंने कहा ठीक है ओके। उसी प्रकार से अगर सपोज मैं आपसे कहता कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स भी आगे ही लगाया, तो दोनों फोर्स अगर अपन आगे लगाएंगे तो आपको फील आ रही होगी कि दो बंदे हैं, एक बंदा 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एक बंदा 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों मिलकर आगे इसको धक्का दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब कितना टोटल फोर्स हो गया भाई साहब, 12 न्यूटन का फोर्स हो गया। दैट मीन्स जो नेट फोर्स हमने निकाला उसमें कभी अपन जोड़ रहे हैं, कभी अपन घटा रहे हैं, तो हो क्या रहा है? बोले सर हो ये रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं कह रहा हूं फोर्स, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं कह रहा हूं फोर्स, इसका जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, जब बहुत सारे फोर्सेस किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं, उन सबका रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट में हमारी अलग तरह की मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, अलग तरह का मैथमेटिकल अलजेब्रा यूज हो रहा है, एक तरह से जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। दैट मीन्स बोले यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई साहब 10 और 2 दोनों 12 कर दियो, नहीं, कभी तो जुड़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी हो सकता है ये और नियम लगाए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए, जिनको पढ़ने के लिए उनकी डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड, ठीक, तो इंपॉर्टेंट होता ही है। उसके अलावा वो कुछ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, वेक्टर के रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? वेक्टर बोलते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर इसका एग्जाम्पल बन गया फोर्स, इसका एग्जाम्पल हो गया। फोर्स में देखो यहाँ पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और रूल्स भी अलग अलग हो रहे हैं, कभी हम जोड़ रहे हैं, कभी अपन घटा रहे हैं, कभी अपन √a² + b² करेंगे, ठीक। तो ये तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। अब इसमें बहुत सारी बात आपके दिमाग में आएंगी, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है? ठीक, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल हमारे पास केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, यूनिट की आवश्यकता हो, लेकिन डायरेक्शन उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, ठीक है सर। तो सर हमें कैसे पता चलेगा इस बात का? मैंने किस बात का कि सर कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर? बोले सर आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जब हम अपनी जरूरत के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे तो हम खुद बता देंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी खुद बता देगी कि मैं स्केलर हूं या वेक्टर हूं। जैसे जब आप मोमेंटम डिफाइन करोगे तो मोमेंटम खुद बोल देगा कि मैं वेक्टर हूं, ठीक। जब आप फोर्स डिफाइन करोगे तो फोर्स खुद बोलेगा भैया मैं वेक्टर क्वांटिटी हूं। करंट डेंसिटी डिफाइन करोगे वो खुद कह देगा कि भाई मैं वेक्टर हूं। आ रही बात समझ में? ठीक है ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक। एंड दे फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। बोले लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या मतलब? मैंने कहा वही हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, उसके बाद अब आता है, बोले चलो ठीक है सर, सबसे पहले हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि वेक्टर को पढ़ते कैसे हैं। मतलब वेक्टर को दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। मान के चलो कोई एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को हम ऐसे पढ़ते हैं, ए के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोले सर ये फोर्स है, फोर्स को मैं एफ से दिखा रहा हूं और फोर्स एक वेक्टर है तो उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। ये हो गया आमतौर पर लिखने वाला तरीका, क्वेश्चन में इस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। वही एक तरीका होता है डायग्राम वाला। डायग्राम वाला तरीका ये बोलता है कि हम किसी भी वेक्टर को हम जब रिप्रेजेंट करना होगा डायग्राम से, तो हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो का एक होता है मेरे भाई हेड, एक होता है टेल। सर जो इसकी हेड होती है, वो डायरेक्शन शो करती है, मतलब ये वेक्टर ऐसा है, उसकी दिशा इस तरफ है, और इसकी जो टेल होती है वो उसका इनिशियल पॉइंट हो गया। दैट मीन्स वेक्टर को किसी एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक उसका इनिशियल पॉइंट है, एक उसका फाइनल पॉइंट है, और इस वेक्टर का जो एरो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या बता रही है मेरे भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बता रही है। क्लियर है? इसका मतलब कोई वेक्टर, सपोज किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो उसकी लेंथ भी आपको बड़ी बनानी पड़ेगी। मैं आपसे बोलूं कि सपोज एग्जांपल के तौर पे 10 न्यूटन का फोर्स है और मैं आपसे पूछूं 5 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करो, तो आपको इसी सवाल में, अगर क्वेश्चन आपका एक ही है, तो इसी में आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसकी लेंथ भी उसकी आधी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, उसके बाद अगला, सर यहां से, ठीक, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बोलता हूं, मैंने कहा भाई साहब वेक्टर एक मैथमेटिकल आर्टिकल है, इसका सुरूर आपको होले होले चलेगा, ठीक है। बस इसमें आप चीजों को अप्लाई करना सीखिएगा। वेक्टर को जब भी कभी वेक्टर में दिक्कत आए, नोट्स को मैं बोलूंगा 2-3 बार रीडिंग लो। इट इज ए डिफरेंट चैप्टर, नॉट योर फिजिक्स। ये फिजिक्स नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स है। तो मैथ्स में जो वेक्टर के रूल्स आएंगे, हम आगे बढ़ने वाले हैं, वो रूल्स आप अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीखिएगा। बस यही हमको इस वेक्टर में चैप्टर की डिमांड है। जैसे कि शुरू करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक वेक्टर पी है, ठीक है, फोर्स है एफ है। बोले हाँ भाई साहब एफ है, तो मैंने बोला रिप्रेजेंट द वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, सॉरी रिप्रेजेंट द वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। बोले वेक्टर पी क्या है? बोले भाई साहब वेक्टर पी है हमारा, वेक्टर पी है 20 न्यूटन अलोंग द ईस्ट, कह रहे उसको रिप्रेजेंट करो। तो हमें पता है इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट, इस तरफ होता है नॉर्थ, इस तरफ होता है साउथ। तो उसने बोला 20 न्यूटन ईस्ट की तरफ, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, आगे की तरफ 20 न्यूटन,
ऐसे, या अपन बोल देंगे ये हमारा पी वेक्टर है। ठीक, अगर कोई आपसे बोले क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट करो तो 40 न्यूटन अलोंग द नोड तो इस तरफ हो गया है, तो इस तरफ हम लोग जो है 40 न्यूटन, इसका मतलब वेक्टर क्यू ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 20 ये 40, तो ये इसका दुगना है, तो जितनी इसकी दूरी होगी इसकी दुगनी उसकी डबल दूरी को हम लोग डबल डिस्टेंस डबल लेंथ का मैग्नीट्यूड हम लोग यहां पर उसको दिखाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला फिर आपके सामने कुछ आने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जस्ट एक थ्योरी है, बस पढ़ के निकल जाइएगा, इसका यूज बहुत ही कम होगा, रेयरली इसका यूज होगा। क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब हम लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप वेक्टर निकाले। जैसे पहला होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी भी इक्वल होना चाहिए। इक्वल बोलना अच्छा नहीं लगता है तो बोलो सेम, ये ज्यादा बेटर है। मतलब डायरेक्शन भी सेम हो, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए मेरे भाई, सेम होना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे मेरे भाई कि तुम्हारे पास ये दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, मैंने आगे एक पी फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, एक क्यू फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन का, एक आर फोर्स लगाया पीछे 10 न्यूटन का। पी और क्यू दोनों फोर्स है, बोले हाँ भाई सब फोर्स है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, हाँ जी मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा सेम है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे भाई, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। फिर एक होता है पैरेलल वेक्टर, नाम से उठाइएगा। पैरेलल वेक्टर का मतलब सर दो वेक्टर पैरेलल का मतलब ये हो गया उन दोनों की दिशा सेम है, दोनों का एरो आपस में क्या है मेरे भाई, पैरेलल है, तो यहाँ पी और क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। उसी प्रकार से होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल का मतलब दिशा अपोजिट होना। सर पी वेक्टर आगे आर वेक्टर पीछे, तो पी और आर वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये बस छोटी छोटी थ्योरी है, बस देखते हुए चलो इसको। फिर एक आता है निगेटिव वेक्टर। बोले निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, मतलब मान ले कोई एक वेक्टर इधर ए है, हाँ सर जी, तो इसके निगेटिव वेक्टर का मतलब हो गया इसको बस आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, इसका मतलब माइनस ए वेक्टर तुम्हारा पीछे की तरफ हो जाएगा। तो -a को अगर मैं बी कह दूं, -a को अगर मैं बी कह दूं तो मैं कह सकता हूं बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है, या बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में नेगेटिव वेक्टर है। क्लियर है। और एक छोटा सा नियम और, मैं अगर आपसे बोलूं सपोज ये तुम्हारा कोई वेक्टर ए है और मुझे 2 वेक्टर ए, 2 इंटू ए वेक्टर मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो इसकी लेंथ को आपको दुगना कर देना है, इसकी लेंथ को दुगना कर देना है। कोई बोले कि मुझे तो a/2 मेरे को a/2 ड्रॉ करना है, तो इसकी लेंथ को आपको आधा कर देना है। डायरेक्शन सेम रहेगी, किसी भी वेक्टर को अगर आप किसी नंबर से गुणा करते हो तो बस उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम से बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में, अगर पॉजिटिव नंबर है तो दिशा सेम रहेगी और निगेटिव नंबर है तो दिशा अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि ये वेक्टर ए है, मैं आपसे बोलूं -3a वेक्टर ड्रॉ करो, तो भाई साहब सबसे पहले तो 3a मतलब इसको 3 गुना कर दे, इसका मतलब ये 3 गुना हो गया। सब -3a का मतलब इसको पीछे की तरफ, इसकी डायरेक्शन को क्या कर दो मेरे भाई, पीछे की तरफ कर दो, तो ये तुम्हारा -3a वेक्टर हो गया। और याद रखिएगा वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को घुमा नहीं सकते। अगर मैं इस वेक्टर को, मेरा मन करे मैं इस वेक्टर को घुमा के यहां कर सकता हूं, यहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ रही है, बेसिकली अगर मुझे जरूरत पड़ रही है तो मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। अगर मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। कोई कहेगा वेक्टर को घुमा नहीं सकते, भैया तेरा मन है तू घुमा दे, कोई नहीं रोक रहा तेरे को, तू घुमा दे वेक्टर को। तूने अगर वेक्टर को घुमा दिया, सपोज मैं आपसे बोलूं कि तुमने इस वेक्टर को सपोज घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो तुम्हारा मन है तुमने घुमा दिया, तो अब इसकी दिशा बदल गई, दिशा बदल गई, दैट मींस अब ये वेक्टर बदल गया। तो कंप्लीट सेंटेंस ये है कि अगर आप किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वो वेक्टर नहीं बदलता है। ऑल दो उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है। जब रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो इस चीज को भी देखेंगे हम लोग कि सपोज कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो कि सपोज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है मान के चलो, और वो जैसे मान के चलो आप उसको शिफ्ट करोगे तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क अलग अलग आ जाए, तो इफेक्ट अलग अलग आ सकता है। अरे बस में इफेक्ट अलग अलग आ सकता है, लेकिन अगर किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो आप अगर, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर आपने घुमा दिया तो वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे भाई, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पार्ट, बोले सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर, हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नंबर अगर आपका पॉजिटिव है तो वेक्टर की दिशा नहीं चेंज होगी, नंबर आपका नेगेटिव है तो वेक्टर रिवर्स हो जाएगा। अगर आपने सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा, मतलब उसके एरो की लेंथ डबल हो जाएगी। जैसे वेक्टर ए है तो 2 इंटू वेक्टर ए आपकी डबल लेंथ का सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं भाई साहब -2a बताओ, तो ए आगे है तो इसका मतलब -2a किधर हो जाएगा मेरे भाई, पीछे हो जाएगा, और दुगनी लेंथ का तुम्हारा वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि ये अगली चीज है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि अगर हमने किसी वेक्टर को n से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी लेंथ n टाइम्स हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। जैसे सपोज कोई आपसे बोले कि भाई फोर्स बताओ, सपोज कोई फोर्स है, मैं आपसे कह दूं 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ कोई फोर्स लग रहा है,
तो बताओ 3f कितना होगा? इसका मतलब 3 को इससे गुणा कर दो तो 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं -3f किधर हो जाएगा, तो आप सीधा बोलोगे 30 न्यूटन वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप यहां पर वेक्टर को किसी नंबर से गुणा कर सकते हैं। फिर कुछ टर्म्स हो रहे हैं, कोप्लेनर वेक्टर, मतलब कोई दो वेक्टर ऐसे जो किसी सेम प्लेन में हो तो उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। कोई इनिशियल वेक्टर, नाम से उठाइएगा, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इनिशियल, को इनिशियल का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ये तुम्हारे को इनिशियल वेक्टर हो गए। कोलिनियर वेक्टर मतलब सीधे सीधे एक लाइन में वेक्टर आ गए हैं। पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर तुम्हारे डायरेक्शन सेम है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलरली वेक्टर। ठीक, दो वेक्टर अगर आपके सामने बोले एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसको वो ऐसा बोलेगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, मतलब एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर तुम्हारा इधर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, नेक्स्ट ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ वेक्टर है, इसको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी नहीं रटना है, ठीक है, ये भी नहीं रटना है कि भाई साहब कौन सा वेक्टर स्केलर है, कौन सा वेक्टर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। ये प्लीज इस चैप्टर में मत रटिएगा, जब हम पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे समझिएगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर है, कौन सी आपकी वेक्टर है। पहला शिफ्टिंग ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, नेक्स्ट आगे ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, कोई नोट्स बनाना चाहे तो लिख सकता है कि अभी हमने देखा है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। बस अगर आपने उसको घुमाया तो उसकी दिशा बदल जाएगी, वेक्टर बदल जाएगा। ठीक, अगर आप पैरेलली ऐसे ऐसे शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर आपका क्या रहने वाला है मेरे भाई, सेम रहने वाला है। ठीक, अब अगला टर्म है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर का मतलब है एंगल बिटवीन दियर टेल। मतलब बोले सब मान के चलो मैं आपसे बोलूं एक वेक्टर हमारे पास इधर है ए, एक वेक्टर हमारे पास इधर है बी। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं दोनों की पूंछें मिला दूं, पूंछ, मैंने कहा ठीक है, इनके बीच का एंगल सपोज मैं कह दूं 30 डिग्री, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से एंगल बिटवीन हेड भी होता है। मान के चलो मैंने बोला एक वेक्टर पी ऐसे है और एक वेक्टर क्यू सपोज ऐसे है, और ये वाला एंगल मैं आपसे कह देता हूं सपोज ये 30 डिग्री है, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो आप बोलोगे 30 डिग्री। दो पूंछों के बीच का एंगल या दोनों के हेड के बीच का एंगल को एंगल बिटवीन द वेक्टर कहा जाता है। जैसे इसके लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने यहां लिखा कि ये ए है ये बी है, तो बताओ उनके बीच का एंगल कितना होगा। और हाँ याद रखिएगा एंगल हमेशा 0 और 180 के बीच वाला देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर देखो सर यहाँ क्या है, सर वेक्टर ए किधर है आगे, वेक्टर बी किधर है ए बी बी, दोनों की पूंछें मिली हुई है। मैंने कहा हाँ, तो ये एंगल कितना हो गया भाई साहब, एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो गया, 30 डिग्री। आप ये नहीं कहोगे कि मैं तो ये वाला मेजर करके दूंगा, नहीं, 0 और 180 डिग्री के बीच का एंगल आपको मेजर करके देना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर बताओ। तो भाई दोनों की हेड यहां पर मिल रही है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, सीधा 120 डिग्री हो गया, खत्म कहानी। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसने बोला वेक्टर और वेक्टर बी का बीच का एंगल बताओ। तो ध्यान से देखिए इस सवाल में इन्होंने ऐसे बोला कि ये तुम्हारा है वेक्टर ए और ये तुम्हारा है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल बताओ, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो भाई साहब टेल से टेल मिलनी चाहिए, या तो टेल से टेल मिले या हेड से हेड मिले। यहां पे तो हेड से टेल मिल रही है तो ये 60 डिग्री में बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दूं, ये मैंने वेक्टर आगे शिफ्ट कर दिया, इसकी पूंछ को भी आगे शिफ्ट कर दिया, और ये इसके पुराने निशान थे, पैरों के निशान थे पुराने, तो आगे शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 60 डिग्री है, तो ये तेरा हो गया 120 डिग्री। जो वेक्टर पहले ए था अभी भी वो वेक्टर तुम्हारा ए ही है। अब देखो ए और बी के बीच की पूंछें मिल गई, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो यहां पर तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 120 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आपके सामने आता है एक छोटा सा लॉ जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। बेसिकली अब हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं, दो वेक्टर को जोड़ना सीख रहे हैं। दो वेक्टर को जोड़ना पहले अपन सीखेंगे डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर अपन सीखेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। मतलब बोले भैया मान लो मैंने बोला ये तुम्हारा कोई वेक्टर ए है और ये तुम्हारा सपोज कोई वेक्टर बी है। ठीक है सर जी, ओके, मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक, मैंने बोला सपोज ये तुम्हारा वेक्टर ए है, पीला वाला वेक्टर, और ये तुम्हारा सपोज वेक्टर बी है, ऐसे वेक्टर बी है। ये तुम्हारा वेक्टर ए है और ये तुम्हारा वेक्टर बी है। ठीक है सर जी, ओके। मैं चाहता हूं इन दोनों वेक्टर को जोड़ना, कि भाई मेरे को जोड़ के बताओ इन दोनों की इफेक्टिव वैल्यू बताओ। ये दोनों वेक्टर हो सकता है दो फोर्स हो सकता है कोई और चीज हो, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो। आप फोर्स से फील ले लो, क्योंकि फोर्स से फील आ जाती है, दो फोर्स है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है किसी पार्टिकल पे। मैं जानना चाहता हूं बता नेट फोर्स किधर होगा, बता दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। तो ए और बी का रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि एक वेक्टर के हेड पर
दूसरे वेक्टर की टेल को रख दो। बोले ठीक है जी, रख दिया। एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की, एक वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को रख दो। मैंने कहा ठीक है, रख दिया। अब एक ट्रायंगल बन गया, ध्यान से देखो, अब यहां पर एक ट्रायंगल बन गया। बोले हाँ भैया ट्रायंगल बन गया। तो फिर सर जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है, मैंने कहा हाँ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी वेक्टर आएगा, सपोज वो वेक्टर आर है, दैट वेक्टर विल बी इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी। ये बोलता है हमें ट्रायंगल लॉ। क्लियर है? तो आपको यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए ट्रायंगल लॉ में। कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि इसको कैच करने की कोशिश करो। हम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो ओवरऑल यहां से यहां गए, तो वेक्टर आर बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। अरे बात समझ में? ठीक। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। इसको अपन बोल सकते हैं कि सर इट इज अ वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको अपन बोल सकते हैं इट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसी को हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आर क्या बता रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट बता रहा है। ये अपन यहां पे लिख रहे हैं, ये अपन यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है बंधु? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको वो स्टेटमेंट पहचानने हैं। सपोज मैंने बोला एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू, तो बताओ ये वेक्टर आर है, तो क्या स्टेटमेंट होगा? तो आपको एक चीज कैच करनी पड़ेगी, भैया यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, इसकी हेड पर दूसरे की टेल रखी हुई है, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, जैसे पैदल पैदल चलते हैं ना, ऐसे पैदल 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 चलो, आप पैदल पैदल चलो, आप पैदल पैदल चलो। कहां से पैदल पैदल जा रहे हो भैया? बोले यहां से तो यहां गए और यहां से यहां गए, तो कहां से कहां गए? बोले दिस प्लस दिस बराबर दिस। सो योर स्टेटमेंट विल बी सर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर आर। जैसे अगला दूसरा मैंने आपको बोला, सपोज ये मैंने बोल दिया वेक्टर पी है, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर आर है, और इसको मैंने बोल दिया वेक्टर एस है। उनका बताओ कैसे लिखोगे? तो आप देखो, ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है, सबसे पहले देखो पूंछ कहां मिली हुई है, दोनों की टेल यहां पर मिली हुई है। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों की टेल यहां से मिली हुई है। अब कोई भी रास्ता पकड़ ले, सर यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, तो ओवरऑल यहां से यहां गए। ठीक, दैट मीन्स मैं यहां से बोल सकता हूं क्या? बोले सर वेक्टर पी, यहां से यहां वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बराबर वेक्टर एस, बराबर वेक्टर एस। इस प्रकार से हम लोग यहां पे इसको लिखा करते हैं। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने बोला एक वेक्टर ऐसे दे दिया, एक वेक्टर ऐसे दे दिया, एक वेक्टर ऐसे दे दिया, इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया S, इसको बोल दिया Q। बोले कैसे लिखोगे? मैंने कहा देख, यहां से यहां, यहां से यहां बराबर यहां, इसका मतलब S प्लस Q बराबर P। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन, मैंने एक वेक्टर दिया ऐसे, एक वेक्टर दिया ऐसे, और एक वेक्टर दे दिया ऐसे। अब ध्यान से देखना, ये वेक्टर मैंने बोल दिया सपोज दिस इज योर वेक्टर एस, दिस इज योर वेक्टर क्यू, एंड दिस इज योर वेक्टर सपोज पी क्यू आर। सपोज इसको मैंने आर बोल दिया, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना। तुम बोलोगे सर देखो, सर यहां से तो यहां गए, यहां से यहां गए और यहां से यहां गए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। सर कायदे में तो सर देखो, इसको ऐसे मत करो सर, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इधर वेक्टर आर है तो इधर तुम्हारा माइनस वेक्टर आर हो जाएगा, इधर तुम्हारा माइनस वेक्टर आर हो जाएगा, इधर आर है तो पीछे की तरफ माइनस आर हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इधर तुम्हारा एस वेक्टर है और इधर तुम्हारा क्यू वेक्टर है। तो देखो आपको वही पैटर्न यहां पे देखने के लिए मिल रहा है कि यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, दैट मीन्स यहां से यहां गए। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे लिखूंगा इसके लिए, तो मैं लिखूंगा एस 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 प्लस क्यू, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर कौन सा है सर? ये वाला वेक्टर तो माइनस आर वेक्टर है। तो मैंने कहा तो ठीक है, आप इसको इधर ला सकते हो, तो एस प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आरी बात समझ में? क्लियर है? ट्रायंगल लॉ से एक और इससे बेटर एक लॉ और होता है जिसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ये बात बोलता है कि मान लो कोई एक वेक्टर ए ऐसा है, एक बी वेक्टर ऐसा है, एक सी वेक्टर ऐसा है, मैंने 3 वेक्टर दे दिए और मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट, ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट। तो पॉलीगन लॉ कहेगा कि भाई कुछ मत करो भैया, सब पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो। ये जो वेक्टर आया सपोज आर, ये वेक्टर हो जाएगा इन सब का रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने और वेक्टर बना दिया, मैंने बोल दिया भाई साहब ये वेक्टर ए है, ठीक है, मैंने बोल दिया भाई साहब ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, मुझे चाहिए इन सबका सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबका सम चाहिए। सम क्या होगा? तुम कहोगे भैया ये वाला वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर, इस वेक्टर को अगर आप आर कह देते हो तो इन सबका सम क्या हो जाएगा मेरे भाई? वेक्टर आर हो जाएगा।
क्लियर है? ये वेक्टर कैसे दिखा रहे हैं हम लोग? पहले बस इसमें होना क्या चाहिए, सारे वेक्टर आपके ऑर्डर में होना चाहिए, जिनको आप जोड़ रहे हो वो सारे के सारे वेक्टर ऑर्डर में होना चाहिए। देखो जैसे यहां पर ऑर्डर में है सर, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, ठीक, एक की हेड पे दूसरे का टेल लगा हुआ है, तो उन सबका रिजल्टेंट आपको कैसे पता चलेगा? पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो, ठीक। जैसे कि अब मैं सपोज एक केस और दे दूं, मैं कहूं भैया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक, और ये वेक्टर सी में ऐसे दे दूं, तो आप क्या बोलोगे? सर इस केस में हो ये गया कि ए बी सी सर तीनों सब पहले वेक्टर की पूंछ और आखिरी वेक्टर की हेड दोनों कोइंसाइड कर गए, तो इसमें पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा वेक्टर, तो सर ये यहां जो वेक्टर है वो तो वैसे कोइंसाइड कर गया सर, तो ये किसके बराबर हो गया? जीरो वेक्टर के बराबर हो गया। अरे बात समझ में? अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, इस सवाल में मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला डी वाला पॉइंट यहीं पहुंच गया वापस, ठीक, दैट मीन्स मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि मैं आपसे बोलूं ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है और ये कोई तीसरा वेक्टर है, ये मैंने प्रॉपर बना दिया। दिस इज योर वेक्टर पी, दिस इज योर वेक्टर क्यू एंड दिस इज योर वेक्टर आर। तो पहले वेक्टर की ये क्या है? हेड है, सॉरी पहले वेक्टर की टेल है, और इस वेक्टर की ये क्या है? हेड है। दोनों क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए। इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो गया? ऐसा वेक्टर हो गया जो कि जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, क्योंकि दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, दो पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? जीरो होती है। तो इसका मतलब मैं यहां पे बोलूंगा कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r, इनका जो रिजल्ट दिस प्लस इनका जो रिजल्टेंट जा रहा है वो क्या जा रहा है मेरे भाई? जीरो वेक्टर जा रहा है। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर कहलाता है, ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है मेरे भाई? उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये तो होगी बात हमारी काम की। अब उसके बाद आया कि सर दो वेक्टर का रिजल्टेंट आपने डायरेक्शन से तो दिखा दिया, लेकिन अब ये बताओ दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? तो इसके पीछे एक डेरिवेशन है, इसके पीछे एक डेरिवेशन है, ये रहा। मैं डेरिवेशन को यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्टकट में। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। कि मान लो ये कोई एक वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, मैंने कहा ठीक है, मेरे को चाहिए वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा? मान के चलो इनका सम आ गया वेक्टर आर, तो वेक्टर आर तेरा ये वेक्टर आर हो गया, गुलाबी वाला वेक्टर, ये वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर आर हो गया। तो मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर आर, कि मेरे को मॉड ऑफ वेक्टर आर बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसकी लेंथ बताओ। तो आप बोलोगे ट्रायंगल है, इसकी लेंथ निकाल लो, ये ट्रायंगल है, मेजरमेंट कर लो, मैथ्स लगा के इसकी लेंथ निकाल लो। मैंने कहा चलो भैया निकाल लेते हैं। तो जरा इसके पीछे एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आप स्किप कर सकते हो, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने यहां से इस लाइन को एक्सटेंड किया और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है सर जी, ये वेक्टर ए है, तो इस वाली दूरी को मैंने कह दिया ये दूरी है ए। ये वेक्टर बी है, इस वाली दूरी को मैंने कह दिया दूरी पी। ये एंगल थीटा हो गया, मान के चलो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैंने कहा ठीक है, तो अगर ये बी है, इसको मैंने कह दिया सपोज एक्स, और इस दूरी को कह दिया मैंने सपोज वाई, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो बड़े आराम से लिख सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, ए प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन गई है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। दिस इज ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ए प्लस एक्स ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ए प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? आर का मोड। मैंने कहा ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं अगर यहां से आपसे पूछूं कि कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है एक्स, हाइपोटेनियस है आर, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई आर कॉस थीटा। उसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं साइन थीटा बताओ, साइन थीटा विल बी सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट मींस y की वैल्यू निकल के आ गई बी साइन थीटा। जब ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो r बराबर निकल के आता है सर a प्लस एक्स। एक्स कितना है मेरे भाई? एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब? एक मिनट, कुछ गलती कर दी मैंने, सॉरी, ये b है, ये b है, ये b है, a प्लस ये b हो जाएगा सर यहाँ पे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये b आ जाएगा। तो a प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है b कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर। इसको जब मैं ओपन किया तो ओपन करने के बाद निकल कर आया आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। वेक्टर में अब तक जितनी बातें मैंने पढ़ाई हैं वो कभी काम रेयरली काम आएगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा काम आएगा। मैं यहां पे स्लो जाता हूं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर थीटा होगा ए और बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल।
तो आप इस फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, आप बाकी चाहिए चाहे छोड़ दीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायंगल लॉ भी चाहो तो छोड़ सकते हो, लास्ट प्रायोरिटी पे पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें जो ये फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक, कि यहां पे मैं एक बार फिर से बता देता हूं। बोले क्या है ये, मैंने कहा देख भाई, अगर मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ता हूं, एक बार फिर से देख लो, मैंने वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ा तो मुझे सपोज आर मिला। ठीक, तो मैं आपसे आर का मैग्नीट्यूड जानना चाहता हूं, वो कितना होगा सर, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आरी बात समझ, ए इसका प्लस बी इसका प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट वो उन दोनों पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा, उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है सर जी, बिल्कुल सही बात है। यहां पे याद रखें, यहां पे गलती हो जाती है बच्चों से, यहां पर ए हो बी हो या आर हो, ये सारे के सारे टर्म मैग्नीट्यूड हैं, सारे के सारे टर्म यहां पे पॉजिटिव हैं, याद रखिएगा। ये भी पॉजिटिव, 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 और थीटा जैसा हो वैसा लिख दो। मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर मैं ऐसा कह दूं थोड़ी देर के लिए कि इफ थीटा की वैल्यू मैंने 0 डिग्री बोल दी, 0 डिग्री बोलने का मतलब जिधर वेक्टर ए है उधर ही तुम्हारा वेक्टर बी है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आर बताओ, आर कितना होगा, तुम सीधी बात बोलोगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये हो गया इसका प्लस इसका प्लस 2ab, ये जो कि बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर आ गया a प्लस बी, बनकर ठीक है, ओके। उसी प्रकार से अगर कोई आपसे पूछ ले दूसरे केस में कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब जैसे एक वेक्टर इधर हो गया, एक वेक्टर इधर भी हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो बताओ आर कितना होगा। तुम सीधा बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो क्या निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट अगला तीसरा केस, कोई आपसे कहते हैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो बस आप यहां पर आर की जगह कॉस थीटा की जगह थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, थीटा की जगह 180 पुट कर दीजिएगा। जैसे 180 पुट करेंगे ये बन जाएगा कॉस 180 माइनस 1, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा ए माइनस बी का मॉड ले लो, बड़ा माइनस छोटा ले लो। इसका मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उनके बीच का एंगल कितना है। ठीक है सर जी, ओके। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी क्या है, बोले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपसे पूछूं कि आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा। अगर मैं ए और बी को फिक्स कर दूं तो मैथमेटिकली आप बोल सकते हो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो जब ये 1 हो जाएगा तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ए प्लस बी आ जाएगी। कब आएगी, बोले व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब ये वाला जो केस हमने निकाला है, इसमें ये जो आ रहा है मेरे भाई, ये क्या आया है, मैक्सिमम है। इसका मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, जब और कितना होगा ए प्लस बी होगा। और मैं आपसे पूछ लूं आर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तुम कहोगे जब ये मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम कितना हो सकता है -1, 0 मत बोलना, -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब आर की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए माइनस बी का मॉड, कब, व्हेन थीटा बराबर 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 हो। दो वेक्टर है उनका वेक्टर उन वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री हो। तभी तो वो दोनों ऐड हो गए थे, 10 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर, दोनों फोर्स एक दिशा में लगे, तभी तो जुड़ के 12 बन गए थे, क्योंकि दोनों सेम दिशा में थे। अपोजिट में थे तो दोनों घट गए थे। अरे बात समझ में। जरा एक बार इस पर भी इस क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े थोड़े से किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसमें एक 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 रिजल्ट और है बेटा, वो रिजल्ट ये है कि ए और बी का रिजल्टेंट आर आया, ठीक है सर। आर ने ए के साथ अगर एंगल अल्फा बनाया, आर ने ए के साथ, आर वेक्टर ने, वेक्टर आर ने, रिजल्टेंट ने ए के साथ एंगल अल्फा बनाया, ठीक है सर जी, अल्फा बनाया। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज टेन अल्फा, तो आप सीधा बोलेंगे टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन ए प्लस एक्स। मतलब सब y की वैल्यू कितनी है, b साइन थीटा अपॉन सर a प्लस एक्स का मतलब सर a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये टेन अल्फा का फॉर्मूला हो गया है। यस, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो पूरे वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने का फॉर्मूला है, एक तो हो गया तुम्हारा ये, और एक हो गया तुम्हारा टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा क्या बता रहा है, अल्फा क्या बता रहा है, अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ने वेक्टर ए के साथ बनाया है। याद रखने का तरीका, जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाया है उसकी जगह यहां पर है,
उसकी जगह तुम्हारी यहां पर है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है इस चीज को लेके कि देख भाई काम की बात यह है, दो वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, और यहां पर जो थीटा है, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है, और जो वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बनाता है अगर सपोज, तो टेन अल्फा, कौन, रिजल्टेंट ने वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बनाया, तो टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। ये फॉर्मूला गलती से भी नहीं भूलना, गलती से भी फॉर्मूला नहीं भूलना है। हमारी बात समझ में? चलो आइए इस पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहां पर। जैसे कि मैं आपके सामने आप क्वेश्चन रखूं, मैं बोलूं भाई दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है सर जी, ओके, 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ओके। बोला है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इतना, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। सर आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दे दी, tan√3। ए की वैल्यू कितनी दे दी, 10 का। बी की वैल्यू कितनी दे दी, 10। दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 10 है दोनों के, प्लस 2 गुणे में 10 गुणे में 10 गुणे में cos थीटा का अंडर रूट। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 बराबर, यहां से आ जाएगा 200 प्लस 200 cos थीटा। इसको इधर लेके आ जाओ, cos थीटा बराबर निकल के आ गया हाफ, थीटा बराबर निकल के आ गया 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई छोटे छोटे सवालों की प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, उसने क्या बोला है कि दो फोर्स है ए एंड बी, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और 20 न्यूटन है, और 60 डिग्री पे लग रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बता दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। खत्म सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार से देखो क्वेश्चन क्या बोला, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सवाल तुम्हारा काफी आता रहता है छोटे छोटे एग्जामिनेशन में। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स आर 7 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। कह रहे दो फोर्स है, मान लो ए और बी है, तो ए और बी है, तो ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी। अभी देखा हम लोगों ने, दो वेक्टर ए और बी है, उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 होता है। कितना होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे दी मेरे भाई, 7, और मिनिमम वैल्यू कितनी दे दी है, 1। तो ए माइनस बी कितनी होगी, 1। सर ए माइनस बी क्यों कर दिया मैंने, क्यों कर दिया आपने, मैंने कहा देख भैया इसलिए कर दिया, तो यहां मैंने बताया था कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, ए प्लस बी होता है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। रिजल्टेंट मिनिमम कब कितना होता है, ए माइनस बी होता है जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो बस यहां पर वैल्यू पुट कर दो भैया, यहां पर वैल्यू पुट कर दो। कहां गया क्वेश्चन, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया क्वेश्चन, ये हो गया। अब इसके बाद दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। ए बराबर तुम्हारा आ गया 4 और बी बराबर तुम्हारा निकल का आ गया 3। इसने बोला फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस व्हेन दे एक्ट ऑर्थोगोनली। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है पाइथागोरस थ्योरम जैसा रिजल्ट, जहां ए की वैल्यू 4 आ गई है, बी की वैल्यू 3 आ गई है, इसका स्क्वायर ये निकल के आ जाएगा 5। क्लियर है? तो बेटा इस तरह के सवालों पे एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन और यहां पे लिख दिया है विद सॉल्यूशन के साथ। ये आपका होमवर्क है बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, फिर प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ मैंने इसको यहां पे लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं छोटे छोटे से जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये इनका इस्तेमाल बार बार होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, पहला का क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। इसने बोला दो वेक्टर है ए और बी, मैग्नीट्यूड एक्स है, मतलब ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी आपकी एक्स है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एक्स है। तूने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बता दो अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो याद रखिएगा अगर थीटा 60 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट x√3 आता है। कैसे आता है? बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं इस सवाल में कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो बताओ आर कितना होगा। आर आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 का अंडर रूट। यहां से cos 60 हाफ होता है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x√3। ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्योंकि पूरी फिजिक्स में कई बार इस्तेमाल होता है कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ उनका रिजल्टेंट कितना होगा। बोले √3 टाइम्स होगा। ठीक, √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अब बताओ, तो हम सीधा बोलेंगे आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 0 होता है तो तुम्हारा x√2 आ जाएगा। और अगर कोई आपसे बोले कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो आर बताओ कितना होगा। आप यहां पर 120 की जगह 180 पुट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप 180 से पहले हम लोग 120 वाला देख लेते हैं। सपोज थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू cos 120 रख दोगे यहां पर। cos 120 माइनस हाफ होता है, यहां माइनस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
बी कॉस 60 होता है माइनस हाफ का अंडर रूट। जैसे ही आप ये सॉल्व करोगे ये निकल के आ जाएगा एक्स। ठीक। और अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री है, चौथे वाले पार्ट में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट बताओ क्या होगा। आप यहां पर 180 पुट कर दोगे, कॉस 180 क्या होता है -1, तो रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा 0। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए कि दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दिस इज अ कंडीशन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर है सपोज 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट होगा x√3 है, 90 डिग्री तो रिजल्टेंट होगा x√2, पाइथागोरस थ्योरम जैसा। अगर दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री तो रिजल्टेंट आ जाएगा वापस x। और अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री तो दोनों घट जाएंगे, तो घट के रिजल्टेंट x में से x जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने थोड़े से ये रहे, जरा ध्यान से देखिए और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो। इसने बोला कि दो वेक्टर है ए और बी और मैग्नीट्यूड 10 एंड 6 न्यूटन। अच्छा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड तो है मेरे भाई कितना, ए का मैग्नीट्यूड है 10 और बी का मैग्नीट्यूड है 6। ठीक है, आर एंगल 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गया। रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। उसने बोला बी को दुगना कर दिया, मतलब बी को डबल कर दिया, मतलब बी अब तुम्हारा वेक्टर बदल गया और नया वेक्टर तुम्हारा 12 हो गया। ठीक है, ट्वाइस टू द इनिशियल वैल्यू एंड एडेड टू ए, मतलब ए तो तुम्हारा वही है, ए तो तुम्हारा 10 का 10 है, बस बी को आपने डबल कर दिया। तो बी को दुगना करने का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड डबल, लेकिन एंगल तो सेम रहा, थीटा तो सेम रहा, क्योंकि घुमाया थोड़ी ना उसने। थीटा तो अभी भी 60 डिग्री है, पहले भी 60 डिग्री था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए एंड बी आफ्टर बीस चेंज। कह रहा भैया यहां बता दो इनका ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सीधा बोल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक छोटा सा सवाल ये भी देख लीजिए कि कभी कभी सवाल आपके ऐसे आ जाते हैं कि ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो इनका रिजल्टेंट क्या पॉसिबल है। तो भाई मुझे इतना बता दो, इन दोनों वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सर आर मैक्सिमम हो सकता है ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर ए माइनस बी। तो इसका मतलब जो भी आर आएगा वो ए प्लस बी से तो कम होगा और ए माइनस बी से ज्यादा होगा, बराबर हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा। जब थीटा 0 होगा तो इधर बराबर हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो इधर बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स आपको बस इसमें ये चीज कैच करनी है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, दोनों का सम, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, दोनों का डिफरेंस। दैट मीन्स आर की जो वैल्यू यहां पर आने वाली है सर 8 और 6 कितना हो गया 14, और डिफरेंस कितना हो गया 2। रिजल्टेंट तुम्हारा इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक, 10 इनके बीच में है, यस, 2 इस पर आ रहा है, हाँ भैया इक्वलिटी है तो आ रहा है। 14.1 रेंज के बाहर चला गया, 22 नहीं होगा, 2.001 यस, 13.99 यस, 48 रेंज के बाहर चला गया, 1.99 रेंज के बाहर चला गया। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो आपके जो है आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं थोड़े अच्छे सवाल की तरफ। अच्छे सवाल तो इसमें अच्छे सवाल का मतलब तो नहीं है, क्योंकि कोई हमारे सामने अभी हम बेसिक फंडामेंटल चीजें सीख रहे हैं जो जिसका इस्तेमाल फिजिक्स में होने वाले हैं। तो वेक्टर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ही पूछे, देख एडवांस वाले तो नहीं पूछते, एडवांस वालों ने तो 1-2 सवाल ही पूछा है। मेंस वालों ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो ऐसे ही पूछ लिए कि डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, काफी आसान सवाल। लेकिन अभी अपन अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी 16। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्रैक करो, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, मतलब अगर कोई बोले क्या ये कहना चाह रहा है ए प्लस बी बराबर 16, नहीं ये नहीं कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ये, बी का मैग्नीट्यूड ये, इसकी वैल्यू 16 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज 8, मतलब ए प्लस बी का रिजल्टेंट मान लो आर है, तो आर की वैल्यू उसने कितनी कहती है मेरे भाई 8 कहती है। ठीक है, वेन रिजल्टेंट आर परपेंडिकुलर टू ए, कह रहा भैया वेक्टर आर जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए, इन सवालों करने का तरीका होता है ट्रायंगल लॉ बनाने की कोशिश करो। ये तो समझ में आ गया, 3 वेक्टर है, एक ए है, एक बी है और एक रिजल्टेंट है। 3 में से एक एंगल 90 डिग्री है क्योंकि रिजल्टेंट एक परपेंडिकुलर है। तो तुम सबसे पहले ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लो, जैसे जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे कर ले भाई, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे कर ले भाई कर ले। अब सोच, अब ऐसे बनाओ कि a प्लस बी बराबर आर मिले। तो मान लो दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर आर। अब चेक करो, ये तुम्हारा 90 डिग्री आ गया।
चेक करके देख ले, ए प्लस बी बराबर आर, ए प्लस बी बराबर आर, और आर इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, अब सवाल को करेक्ट करो। इसने बोला आर का मैग्नीट्यूड 8 है, इसका मतलब ये साइड तुम्हारी 8 मीटर की हो गई। ए प्लस बी का सम 16 है, इसका मतलब अगर ये वाली दूरी x है तो ये वाली दूरी तेरी 16 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू 16 है, a प्लस बी का सम 16 है, इसका मतलब इस साइड और ये वाली साइड दोनों का सम 16 है। ठीक है सर जी, ओके। तो अब मैं x कैसे निकालू? मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम, 8 का स्क्वायर बराबर, सॉरी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखोगे? 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 6, इसका मतलब वेक्टर a तुम्हारा क्या आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? वेक्टर ए तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका मतलब वेक्टर ए तुम्हारा 6 आ गया और वेक्टर बी तुम्हारा 10 आ गया। खत्म कहानी। आगे बात सवाल में, एक 6 है और एक 10 है, हो गया सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी तर्ज पर एक और, कोई गलती तो नहीं हो रही भैया? चेक कर लेते हैं। ये 6 नहीं 6 8 6, हाँ सही है, ओके। इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो सारे लोग, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई करो 1 मिनट के अंदर। बताओ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? वो कहना चाह रहा है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो भैया बना लो, अभी बनाया था। मान लो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट आर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ठीक, ठीक है। इसने बोला इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो भैया बी का मैग्नीट्यूड मान के चलो एक्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स बाई 2 हो गया। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो भैया पहले मान ले कि ये एंगल अल्फा है, तो जब ऑब्वियसली यार अगर ये एंगल पता चल गया वेक्टर और वेक्टर बी का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो पहले अल्फा निकालो। तो tan, यहां पे देख, ये पता है ये पता है, तो साइन अल्फा मैं लिख सकता हूं, साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज बेसिकली हाफ। तो साइन अल्फा बराबर हाफ, तो अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री। तो अल्फा बराबर 30 डिग्री आ गया, परंतु हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा 180 माइनस 30 बराबर 150। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका मैंने सॉल्यूशन भी अटैच कर दिया। बेटा सुकून से इसको ट्राई कीजिएगा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा इस सवाल को करने में। तो अल्टीमेटली अभी तक जो हमने पढ़ा वो है तुम्हारे सामने रिजल्ट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार और बता देता हूं उसको मैं। सर ए दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका सम आया वेक्टर आर, आर का मैग्नीट्यूड आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर आर ने ए के साथ एंगल अल्फा बनाया, तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। कैसे आया? नॉट इंपॉर्टेंट। आर बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। आर की वैल्यू ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में होती है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब उनके बीच का एंगल 0 होगा, मिनिमम तब होगा जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। थीटा 0 पर आर की वैल्यू मैक्सिमम आई थी ए प्लस बी, थीटा 180 पर आर की वैल्यू मिनिमम आई थी, बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, थीटा 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम आया था। अगर ए और बी दोनों बराबर हैं, सपोज मान के चलो x है, तो थीटा बराबर 0 पर रिजल्टेंट 2x होगा, 60 डिग्री पर x रूट 3, 90 डिग्री पर x रूट 2, 120 डिग्री पर x, 180 डिग्री पे 0। और वरना किसी पर्टिकुलर एंगल पर r बराबर 2a cos थीटा बाई 2 होगा। ठीक, ठीक है सर जी, ये रिजल्ट है मेरे भाई जो आपको याद रखने। और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीचों बीच में से निकलता है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मान लो कोई ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक, ये वाली दूरी भी x है, ये वाली दूरी भी x है। मैंने कहा ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आप किसी वेक्टर से ऐसे दिखाओगे, इस प्रकार से दिखाओगे, दिस इज योर वेक्टर r। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं इस वेक्टर को, आप ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है ट्रायंगल लॉ। ठीक, कि a में b जोड़ा तो r मिल गया, ये तुम्हारा ट्रायंगल लॉ हो गया है। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहां लेके आ जाऊं, यहां, मैंने कहा ठीक है, और इस वेक्टर की जगह सपोज मैं यहां पर एक छोटी सी डॉटेड लाइन खींच लूं जो बता रही है कि ये वेक्टर पहले यहां मौजूद था। इसी प्रकार से इसके पैरेलल भी मैं लाइन खींच देता हूं मैं। ठीक, दैट मींस अगर मैं लाइन ना खींचूं, ऐसे समझा देता हूं। ठीक, मैं इस वेक्टर को उठा के मैं इधर लेके आ गया, ले मैं लाइन खींच देता हूं, ये लाइन मैंने खींच दी, ये लाइन मैंने खींच दी, तो ये वेक्टर को उठा के मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, तो ये तेरा बन गया अब तेरा पैरेललोग्राम लॉ। क्या बन गया तेरा? पैरेललोग्राम लॉ। हाँ ठीक, तो बेसिकली अगर मैंने बी वेक्टर को शिफ्ट करके मैं इधर लेके आ गया,
ठीक, ये बी वेक्टर तेरा पहले उसके पैरों के निशान थे, मैंने कहा ठीक है। उसी प्रकार से मान लो किसी ने ए वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पे रख दिया इस जगह पर, मैंने कहा ठीक है, तो ए वेक्टर के पैरों के निशान में यहां बना देता हूं, तो ये एक पैरेललोग्राम लॉ बन, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हम बोलते हैं यहां पर पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, मान ले एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, जो हमारा पहले था, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं दोनों वेक्टर को शिफ्ट करके दोनों की पूंछ मिला दूं, पूंछ मिला दूं दोनों की, मैंने कहा ठीक है भैया पूंछ मिला दिया, और उसके बाद मैं इनके पैरेलल लाइन खींच के एक पैरेललोग्राम बना दूं, मैंने कहा ठीक है पैरेललोग्राम बना दिया, तो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा, देखिए आगे ना डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा वो ए और बी के बीच का मेरे को क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। ठीक, तो सपोज मैं आपसे कह दूं दिस इज R1, तो R1 बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और आर वेक्टर उधर ज्यादा झुका होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। सपोज ए वेक्टर आपका ज्यादा है तो आर फिर उस तरफ उतना ही ज्यादा झुका होगा, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये वाली लेंथ भी उतनी ज्यादा हो जाएगी, तो ये वाला वेक्टर भी उतना ही ज्यादा झुका हुआ होगा। या तुम ऐसे समझो ये है 100 न्यूटन का फोर्स और ये है 5 न्यूटन का फोर्स, तो रिजल्टेंट तो 100 न्यूटन की तरफ झुका होगा, इसका मतलब रिजल्टेंट उस तरफ ज्यादा झुका होगा जिस तरफ आपका ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर सपोज दोनों वेक्टर तुम्हारे सेम मैग्नीट्यूड के हो गए, मैं आपसे कहता हूं सवाल में कि भाई साहब ए भी एक्स है और बी भी एक्स है, अब क्या होगा, मैंने कहा ए भी एक्स है बी भी एक्स है, तो इसका मतलब अब जो रिजल्टेंट होगा भैया वो तो बराबर बराबर बीच उसमें जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल थीटा बाई 2, ये एंगल थीटा बाई 2, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में से निकलेगा। तो यहां पे दो बातें हैं बेटा, एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। क्या, मैंने कहा एक था ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ कहता था ये वेक्टर, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं इसी बात पे, ठीक है, ट्रायंगल लॉ कहता है हरा वेक्टर और पीला वेक्टर, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस वेक्टर से शो कर देंगे हम लोग, इस लाल वेक्टर से शो कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर, दिस इज योर ट्रायंगल लॉ। अब अगर मैं आपसे पूछूं पैरेललोग्राम लॉ क्या है, तो पैरेललोग्राम लॉ का मतलब है कि मैं इसी वेक्टर को शिफ्ट करके यहां लेके चला जाऊं, मैंने कहा ठीक है यहां लेके चले जाओ भाई साहब, तो यहां ये उसकी परछाई रहेगी एक तरह से, मैंने कहा ठीक है, उसी प्रकार से इस वेक्टर की परछाई यहां बना लो, तो ऑटोमेटिकली आर जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल आ गया। हमारी बात समझ में, तो पैरेललोग्राम ये कहता है कि दो वेक्टर को अगर मैं दो वेक्टर को अगर मैं किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड पे लगा दूं पूंछ मिला के, तो जो पैरेललोग्राम बन रहा था उसका जो डायगोनल होगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट विल गिव यू द सम ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और जो दूसरा डायगोनल होगा ये वाला सफेद वाला, ये जो दूसरा डायगोनल होगा ये देगा डिफरेंस, ये दे देगा डिफरेंस। बोले डिफरेंस किसमें से किसको घटाना है, मैंने कहा इसका लोड मत लो, ट्रायंगल लो लगा दो, यहां से यहां वेक्टर ए प्लस यहां से यहां वेक्टर आर, यहां प्लस यहां बराबर वेक्टर बी, तो R2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। और डिफरेंस ऑफ द वेक्टर कुछ नया नहीं है, ये भी तेरा समीशन ही है। अगर मैं आपसे बोलूं 5 में से 3 घटाओ, दैट मीन्स मैं आपसे कह रहा हूं 5 में -3 जोड़ो, ठीक। तो अगर कोई आपसे बोले कि सर ये तुम्हारा वेक्टर P है, मैंने कहा ठीक है, और ये तुम्हारा वेक्टर Q है, मैंने कहा ठीक है, तो मुझे बताओ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q कैसे निकालोगे, तो मैं बोलूंगा भैया देख ये रहा तुम्हारा वेक्टर P, बोले हाँ सर, और ये रहा तुम्हारा वेक्टर Q, मैंने कहा हाँ भैया ये ले, ठीक, तो रिजल्टेंट विल बी सर दिस विल बी द रिजल्टेंट, सर ये दिस इज द वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, मैंने कहा ठीक है। और वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं नहीं मेरे को तो बताओ वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, तो मैं बोलूंगा P में मेरे को माइनस Q जोड़ना है, बोले ठीक है सर, ये हो गया हमारा वेक्टर P, मैंने कहा ठीक है सर, अगर इस तरफ वेक्टर Q है, इस तरफ वेक्टर Q है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस वेक्टर Q हो जाएगा, इसको मुंह पे ले जाके रख दे, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा माइनस Q वेक्टर बन गया, ये तुम्हारा P वेक्टर बन गया। तो ये जो वेक्टर आएगा दिस वेक्टर इज वेक्टर P ऑफ माइनस वेक्टर Q विच इज वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, इसी को बोल देते हैं सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर।
तो कभी आपसे कभी सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर बोले, ठीक, तो इसमें भी एक जो अभी फॉर्मूले हमने पढ़े वही फॉर्मूले तुम्हारे यहां पर बन जाते हैं। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, ये है आपकी पैरेललोग्राम लो जो मैंने अभी समझाया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारी चीजें वही चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई है। ये पॉलीगन लो हो गया जो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, कि रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए पहले की टेल को लास्ट के हेड से कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो ध्यान से समझना, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया। कोई आपसे पूछे ए माइनस बी बताओ, तो बी इधर है तो माइनस बी नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया मैंने, ये वेक्टर तुम्हारा ए माइनस बी आ गया। जब पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सर अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। आप सोचो, ये सपोज वेक्टर ए है, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है सपोज 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं माइनस बी वेक्टर किधर हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, तुम कहोगे भैया माइनस बी वेक्टर तो सर इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। मैंने कहा इसको यहां शिफ्ट कर दो, ठीक, या इसको इसको ऐसे शिफ्ट कर दे, तेरा माइनस बी वेक्टर हो गया, दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या हो गया, ये वाला 180 माइनस 60, ठीक। तो इसलिए अगर दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है आपका, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल जो है, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है आपका थीटा है, तो ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए और माइनस और वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक, ठीक है सर। तो अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। पहले हमने पढ़ा अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए प्लस बी बराबर मान लो आर आया, तो आर हमने प्रॉपर देख लिया, आर की वैल्यू कितनी आई सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब अगर कोई आपसे पूछे आर की जगह एस पूछे, बोले भैया हमें तो ऐसा एस वेक्टर बता दो जो ए माइनस बी हो, डिफरेंस हो, तो बताओ उस एस का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो कुछ मत करना, बस यहां पे प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया कि ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो यहां थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट करोगे तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। इन ए सिमिलर मैटर अगर आपसे यहां से tan अल्फा पूछा जाए तो वो तुम्हारा निकल के आ जाता है b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, ठीक। तो यहां पर ये बहुत सेंसिटिव सी चीज है, मैं रिपीट कर देता हूं। दो वेक्टर है ए और बी, उनके बीच का एंगल है थीटा, उनके सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। वही उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। खत्म कहानी, बस इतना है, ठीक है, बस इतना है इसमें, ठीक है। और तो इस पर सवाल देखने के लिए कम मिलते हैं, ठीक है। ये यही सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर जो समझाई थी वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे दिखाती है। अब इसके बाद चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका वेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बोले क्या होता है यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो खुद में एक वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 है। खुद में भाई साहब यूनिट वेक्टर मतलब वो खुद में वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इट इज ए वेक्टर, यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो और खुद में एक वेक्टर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, यूनिट वेक्टर। ये छोटा टोन से मैं फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर काम आता है डायरेक्शन देने के, डायरेक्शन देने काम आता है। मतलब किसी भी वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई वेक्टर ए है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, उसका मैग्नीट्यूड, मैंने कहा ठीक है, और उसका डायरेक्शन। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। मैग्नीट्यूड तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए कैप से, डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई ए कैप से, थैंक यू, ठीक। डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप। ये ए कैप तेरा क्या हो गया, दिस इज द यूनिट वेक्टर। दैट मींस यूनिट वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर ए, इसको नीचे लेके आ जाओ, अपॉन मॉड ऑफ ए। यूनिट वेक्टर की फील तुझे धीरे धीरे आएगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या बोले सर, ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है, और ये दिशा देने के काम आता है। और मैं अक्सर इसको क्लास में बोलता हूं, ये अंधे की लाठी है। अंधे की लाठी का मतलब, अंधे की लाठी का मतलब हो गया कि भाई साहब कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आ गई तेरे सामने जो कि वेक्टर है, उसकी दिशा दिखानी है तेरे को, तो वहां इस वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी अंधे ब्लाइंड पर्सन को अपन लाठी थमाते हैं, उसकी जो लाठी होती है उसी प्रकार से ये तुम्हारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक। अब इसकी फील लेते हैं थोड़ी सी। बोले ठीक है सर जी, मतलब हम लोगों ने मिलजुल के डिसाइड किया
कि यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस जे कैप बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस के कैप बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस माइनस आई कैप बोलेंगे, माइनस वाई एक्सिस माइनस जे कैप बोलेंगे, माइनस जेड एक्सिस माइनस के कैप बोलेंगे। ये हम सब लोगों ने नियम बनाया। बोले इसका फायदा क्या हुआ? मतलब इसका फायदा ये हुआ कि मान ले मैं तुझे ऐसा बोलूं कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है F1 बराबर 10 न्यूटन का आगे की तरफ, ठीक है, और एक फोर्स F2 बराबर लग रहा है 20 न्यूटन पीछे की तरफ, एक फोर्स F3 बराबर लग रहा है 5 न्यूटन ऊपर की तरफ। ये मैं कह दूं x, ये मैं कह दूं y, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इसको अच्छे से हम ऐसे लिखेंगे, देख F1 बराबर, सब मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, डायरेक्शन किधर है आगे, आगे मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप लिखोगे आगे, ऐसा लिखोगे। तो देख ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब आगे तो बोल रहे हो आप, ठीक, लेकिन अब एग्जाम में आगे पीछे थोड़ी ना करोगे कि एग्जाम जो है एग्जामिनर वाला भी सवाल दे रहा है कि ये आगे है पीछे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो हम और अच्छे तरीके से लिखें, तो और अच्छे तरीके से आप बोलोगे सर इसको ऐसा लिख दो अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। मतलब बिल्कुल सही बात है। तो अलोंग प्लस एक्स एक्सिस को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया आई कैप से, हम तुरंत समझ जाएंगे आई कैप मतलब अलोंग प्लस एक्स एक्स है। उसी प्रकार से अगर मैं F2 आपसे पूछूं तो F2 किधर है, पीछे की तरफ 20 न्यूटन, किधर पीछे की तरफ, निगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, वेक्टर लगा दे। मैं F3 आपसे पूछूं, आप F3 क्या बोलोगे, ऊपर की तरफ 5, सब 5 न्यूटन किस तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर कौन है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप। तो ऐसे हम लोगों ने यहां पर जो है क्या किया मेरे भाई, हम लोगों ने 2-3 वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा। अब कोई आपसे बोले कि हमें तो एफनेट बताओ, तो हम सीधा लिख देंगे भैया एफनेट होता है F1 प्लस F2 प्लस F3, 3 वेक्टर को जोड़ दो। तो कैसे, ऐसे डायरेक्टली जोड़ दूं 10 20 5 35, नहीं ऐसे नहीं जोड़ना, आपको प्रॉपर साइन के साथ 10 आई कैप, आप सीधा लिखो F1 इज 10 आई कैप, F2 इज -20 आई कैप और F3 इज 5 जे कैप, ऐसे हम लोग लिखेंगे। हाँ इसको अपन लिख सकते, इसको हम घटा सकते हैं, 10 में से 20 गया तो -10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, लेकिन अब 10 और 5 15 मत कर देना। ये बता रहा है कि हमारे पास नेट वेक्टर, नेट फोर्स ऐसा आ गया जो एक्स एक्सिस की तरफ तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ तो 10 है और वाई एक्सिस की तरफ कितना है 5 है। मतलब ऐसा वेक्टर है जिसका जिसका वाई एक्सिस में इफेक्ट जा रहा है 5 और माइनस एक्स एक्सिस में इफेक्ट जा रहा है -10, मतलब 10, ठीक। और देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन, कभी कभी छोटे छोटे सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, उन्हें कह रहेगा ए इज अ यूनिट वेक्टर है, ठीक। ओ सॉरी ये अभी रुक जाओ, ये अभी नहीं करा है, ठीक है, ये भी नहीं करा है, ये भी नहीं करा है, ये भी नहीं करा है, ठीक। चलो तो ये तो तेरा हो गया है तुम्हारा मेरे भाई यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालें और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि कोई वेक्टर ए है जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दिस इज ए वेक्टर। मैंने कहा ठीक है, तो पहला अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, खत्म। सारे पॉजिटिव ही लेने हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन में वेक्टर ए बराबर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक, प्लस 5 के कैप। मैंने कहा ठीक है, मेरे को बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। आप सीधा बोलना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, खत्म। कितना आ रहा है ये 5 25 9 9 9 9 13 38 रूट 38। मान लो वो आपसे कह दे, सपोज वो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब, मान लो वो आपसे कह दे कि वेक्टर ए बराबर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। मैंने कहा ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तेरा निकल के आ जाएगा 5√2। सपोज किसी सवाल में उसने ऐसा बोल दिया वेक्टर ए बराबर है यही, बस यहां पर उसने यहां माइनस दे दिया, इस जगह उसने माइनस दे दिया, तो पैनिक मत होइएगा, अभी भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन इट विल बी 5√2। और अगेन मैं अगर आपसे पूछ लूं कि सपोज वेक्टर ए मैंने आपको दे दिया, इस बार 2 जगह माइनस दे दिया, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो आप सीधा बोलोगे सर ये निकल के आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 5√2। मतलब प्लस माइनस से कोई साइन से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप समझो यहां पर प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस भी होगा
तो स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालना आ गया। अब ये हमको पता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सर वेक्टर ए बराबर क्या होता है, सर उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। तो ए कैप बराबर कितना हो गया, सब वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ बी, सॉरी वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इसको मैं इधर लेके आ गया, इसको मैं इधर लेके आ गया। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि किसी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब यूनिट वेक्टर की फील तो देंगे थोड़ी देर के बाद, पहले आप ये चीज सीखो कि आप इस चीज को समझ पाए कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो भाई साहब हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। जैसे कि मैं आपसे सवाल में आपसे पूछूं, मैंने कहा यहां मेरे को यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा, तो मैं सीधा बोलूंगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। वेक्टर ए कितना है, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर ए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। सब मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए √38, √38। ये तेरा मैग्नीट्यूड हो गया, ये तेरा मैग्नीट्यूड हो गया, तेरा ए कैप निकल के आ गया। वही अगर मैं आपसे पूछूं यहां बताओ यहां ए कैप कितना होगा, तो ए कैप विल बी वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बटे सर बटे 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 मॉड ऑफ ए 5√2। कर दो डिवाइड, खत्म कहानी, कर दो डिवाइड। अरे बस वन में उसी प्रकार से यहां पर निकाल लो, इसी को उससे डिवाइड कर दो। कोई आपसे बोले चलो ये बताओ इसमें बताओ ए कैप कितना होगा, ए कैप कितना होगा, तो ए कैप का मतलब क्या हो गया सर, ए कैप का मतलब हो गया सर दिस इज योर वेक्टर है बटे 5√2। तो हमने ए कैप तो निकाल लिया, लेकिन ए कैप का असली मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो। ए कैप का असली मतलब है कि सर मान लो मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। ये वेक्टर सपोज ये है, मगर ठीक है मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड बताओ, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 5। मैं आपसे पूछूं कि मेरे को जो है यूनिट वेक्टर बताओ, ए कैप बताओ, तो ये आप बोलोगे वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मैंने कहा ठीक है, वेक्टर ए कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप, सॉरी 4j कैप बटे 5, तो विच इज बेसिकली 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। ये तुम्हारा ए कैप आ गया। सॉरी ये वेक्टर ये मॉड नहीं हटेगा, पीछे तो नहीं लगाया था ना मैंने, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है पीछे तो नहीं लगाया था, नहीं लगाया था, नहीं लगाया था, ठीक। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया। तो यूनिट वेक्टर में हमने किया क्या, हमने किसी वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया। अगर मुझे ए कैप चाहिए था तो मैंने वेक्टर ए को उसके मॉड से डिवाइड कर दिया, जो भी उसका मैग्नीट्यूड था उसी से डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड तो कैंसिल आउट हो गया, तो केवल दिशा दिशा बच गई। आप ऐसे फील ले लो, या फिर आप ऐसे सोचो किसी वेक्टर को सपोज 2 से गुणा करना, मतलब उसकी लेंथ को डबल कर देना, उसका मैग्नीट्यूड को डबल कर देना। किसी वेक्टर को 5 से डिवाइड करना, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड को 5 गुना कम कर देना। डायरेक्शन तो चेंज नहीं की रही मैंने, 5 से डिवाइड किया है, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ए कैप क्या होगा सर, ए कैप खुद में एक ऐसा वेक्टर है जिसकी दिशा वेक्टर ए की तरफ है। तो पहले आप ये फील लो कि व्हाट इज ए कैप। ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर। कैसा यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जिसकी दिशा वेक्टर ए की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अरे बात समझ में सर, दिशा ए की तरफ कैसा हो गया, ये देखना ये तो मैग्नीट्यूड आ गया ना, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, सबसे पता चला किसी वेक्टर को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। दिशा थोड़ी ना चेंज हुई है। माइनस निगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो वेक्टर रिवर्स हो जाता, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वेक्टर की दिशा सेम रहेगी, तो दिशा सेम रही, मतलब जिधर वेक्टर ए है उधर ही तुम्हारा ए कैप है। दैट मींस वेक्टर ए एंड ए कैप बोथ आर पैरेलल वेक्टर। तो ए कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसकी दिशा वेक्टर ए की तरफ है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तेरा कितना है मेरे भाई, 1 है। अरे बात समझ में। उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि जरा वेक्टर को ना जोड़ना, गुणा भाग जरा एक बार सीख लो। देखो मैं आपसे बोलूं वेक्टर ए है सपोज 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे पूछूं मेरे को बताओ 2a वेक्टर, तो सब में 2 से गुणा कर देना, 8i कैप प्लस 12j कैप प्लस 20k कैप। मैं आपसे बोलूं ना कि मेरे को वेक्टर a/2 बताओ, तो सबको 2 से डिवाइड कर देना, सबको 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि इन्हीं चीजों की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। सबको 2 से डिवाइड कर दोगे, 4 में से 2 गया, 4 से 2 गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। दिस इज a/2। कोई आपसे पूछे, अच्छा चलो ठीक है मल्टीप्लाई करके देख लिया, डिवाइड करके देख लिया, मान लो वेक्टर बी मैं कह दूं 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला कि वेक्टर ए तो हमारा है भाई साहब ये, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। मैंने कहा
तो दोनों को ऐड करके दिखाओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड करके दिखाओ। तो ऐसे ही ऐड कर देना, 4 और 3 7, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 3 गया 7। ऐसे ही हम ऐड करते हैं, और आई कैप में अलग, जे कैप में अलग, के कैप में अलग। मान लो वो आपसे कहता कि मेरे को तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बताओ, आपको क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा लो। 3 में से 4 गया माइनस आई कैप, -4 में से -6 गया -10 जे कैप, इसमें से गया -13 के कैप। कोई आपसे बोले मुझे तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, मॉड बताओ a प्लस बी का, आप बोलोगे यार a प्लस बी तो ये आ गया, देखो a प्लस बी तो हमने ये निकाल दिया। तो हमसे a प्लस बी इसका मॉड पूछा है, तो √7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कोई आपसे पूछे नहीं हमें तो b माइनस ए का मॉड बताओ कितना होगा, मैग्नीट्यूड, आप बोलोगे 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। कोई आपसे बोले कि भाई बी पार्ट में फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, ए प्लस बी की तरफ यूनिट वेक्टर बताओ। तो भैया ए प्लस बी वेक्टर कौन सा है, ये रहा ए प्लस बी वेक्टर, दिस इज योर ए प्लस बी वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए, इसकी तरफ का यूनिट वेक्टर चाहिए, और अगर हमें इसकी तरफ का यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो यही आंसर हो गया। अरे बस में तो ऐसे आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, किसी नंबर के साथ जोड़ना, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, किसी नंबर के साथ डिवाइड करना, किसी जो है दो वेक्टर को जोड़ना, दो वेक्टर को घटाना, आई कैप जे कैप में आपको यहां पर आना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर है, ओके। चलो बेटा आज का लेक्चर यहीं पर ही, ठीक है। आई थिंक आज बेसिक वेक्टर के बढ़िया कवर हो गए हैं। कल की क्लास में हम लोग वेक्टर को कवर कर लेंगे सुकून से, ठीक है, और जो है उसके बाद फिर अपन चलेंगे काइनेमेटिक्स की तरफ, ठीक है। मजा आया हो, सारी चीजें आपकी बढ़िया रिवाइज हो गई हो, सारी चीजें समझ में आ गया हो, तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।